पावर फैक्टर। ओके, देखो इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को लेके आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज था, और वो पर्पज ये था कि हम लोग क्या होते हैं पूरी की पूरी जब पावर सिस्टम में जब बात करते हैं तो हम बार बार पावर फैक्टर की बात करते हैं। मतलब हम बात करते हैं कि रिएक्टिव पावर जो होती है उसका फ्लो किस तरीके से होता है, रिएक्टिव पावर मेरे सिस्टम को किस तरीके से अफेक्टेड करता है, क्या रिएक्टिव पावर का ट्रांसमिशन लाइन में से फ्लो होना अच्छी बात है या नहीं बात है। मतलब ये जो सारी चीजें हैं ये मेरे सिस्टम को प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरीके से अफेक्टेड करती है, किस तरीके से एक पावर फैक्टर मेरे सिस्टम को बुरा बनाता है, अच्छा बनाता है। ओके, तो यहां से आपको एफिशिएंसी का बिहेवियर, वोल्टेज रेगुलेशन का बिहेवियर, सबका बिहेवियर पता लगेगा कि एक लोड के पावर फैक्टर से मेरा जो सिस्टम होता है ना, उस सिस्टम में कितने सारे चेंजेस हो जाते हैं। ओके, तो इस चीज को समझना बहुत ही कंपलसरी है हमारे लिए। ओके, तो आ जाओ, जुड़ो जरा ध्यान से और समझते हुए चलो। हमारा टॉपिक है सर पावर फैक्टर। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं पावर फैक्टर। अब देखो बेटा, सबसे पहले तो पावर फैक्टर होता क्या है, सबसे पहले तो पावर फैक्टर होता क्या है, तो ध्यान से सुनना। पावर फैक्टर को आप अलग अलग लैंग्वेज में कुछ भी बोल सकते हो। जैसे कि मैंने बोला, एक मेरे पास ट्रांसमिशन लाइन है, मेरे पास एक लोड है, तो लोड का कुछ ना कुछ क्या होता है, इंपेडेंस होता है। लोड का क्या होता है, इंपेडेंस होता है। लोड आपका आरएल लोड हो सकता है, लोड आपका आरसी लोड हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे लोड कौन से होते हैं, आरएल लोड होते हैं। ओके, तो पावर फैक्टर किस चीज को दिखाता है, पावर फैक्टर को अगर आपको डेफिनेशन देनी हो, देखो ये पावर फैक्टर अगर आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो ना, तो कभी कभी क्या होता है कि जब इंटरव्यू वगैरह होते हैं, जैसे मान लो कॉलेज का इंटरव्यू हुआ, ठीक है, जहां पे आपके जॉब के लिए इंटरव्यूज आपके होते हैं, तो वहां पे अधिकतर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावर फैक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, पावर फैक्टर क्या होता है। अब बच्चा क्या बोलता है, सर पावर फैक्टर तो कोस थीटा होता है। वो क्या बोलता है कि पावर फैक्टर क्या होता है, कोस थीटा होता है। सही बात है, क्योंकि वो यही पढ़ता है कि पावर फैक्टर का मतलब कोस थीटा, पावर फैक्टर का मतलब कोस थीटा। लेकिन अगर उसने आपसे डेफिनेशन पूछ ली कि पावर फैक्टर की डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल में पावर फैक्टर क्या होता है, तो क्या आप ये बोलोगे कोस थीटा? कोस थीटा तो उसका फॉर्मूला है, सही है। तो एक्चुअल में पावर फैक्टर क्या होता है, इस चीज को जरा ध्यान से समझो। देखो, मान लो अगर आपका कोई इंपीडेंस है जेड, मान लो अगर आपका कोई इंपीडेंस है जेड, तो जेड में दो पोर्शन होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है रियल पार्ट जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, एक होता है इमेजिनरी पार्ट जो आता है आपका इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस की वजह से। ऐसे लिखते हैं जेड इंपीडेंस को आर प्लस जे एक्स, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, बिल्कुल सही है। अगर मैं इसका क्या बनाऊं, फेजर बनाऊं, तो किस तरीके से बनाऊंगा, देखो सर आर में मुझे जे एक्स को ऐड करना है और आंसर में मिलेगा मुझे जेड। मान लो अगर आर मेरा यहां पे है, सही बात है, तो सर j इंटू एक्स कहां होने वाला है, सर x जो होगा वो j का मतलब क्या होता है, देखो बार बार मैं बता चुका हूं, कई बार बता चुका हूं, तो आपको भी समझ में आ गया, 1 विद एंगल 90 डिग्री होता है j का मतलब। क्लियर है, तो मतलब सर ये 90 डिग्री बनाएगा किससे, r से, मतलब ये r से इस तरीके से 90 डिग्री बनाएगा। यहां पे आपका आएगा क्या, j और x, और अगर मैंने इसको दोनों को ऐड कर दिया तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया z, ये आपका क्या हो गया, z हो गया। सही बात है नहीं है? ओके, सोचो अगर ये आपका एंगल कितना है, थीटा है, 1 सेकेंड। ओके, अगर ये मेरा एंगल जो है, ये एंगल मेरा कितना है, थीटा है, तो आपका पावर फैक्टर जो होता है, आपका पावर फैक्टर जो होता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो आप बोलते हो सर पावर फैक्टर तो मेरा कोस थीटा होता है। जब मेरे से इंटरव्यू में पूछा जाता है तो मैं ये बोलता हूं कि पावर फैक्टर मेरा कोस थीटा होता है, लेकिन ये एक्चुअल में कोस थीटा तो बहुत बाद की बात है। पावर फैक्टर किस चीज को दिखाता है, तो सोचो आपका टोटल पोर्शन है, समझना, जैसे ये एक रेजिस्टेंस है, ध्यान से समझना बेटा, और ये एक इंडक्टेंस है। सपोज दैट ये एक आपका एक सिस्टम है, मान लो इसमें करंट जा रही है आई, ये आपका एक रेजिस्टेंस है और ये है आपका j इंटू एक्स है। सही बात है नहीं है? ओके, अब सर इसमें पहला कंपोनेंट जो आ जाता है, वो पहला कंपोनेंट आ जाता है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस जो काम करता है वो काम करता है लॉस का। और कितने लॉस दिखाता है कि सर अगर उसमें होते हुए आई करंट जा रही है तो ये जो लॉस दिखाता है वो लॉस दिखाता है सर मेरे कितने, आई स्क्वायर आर। कितने लॉस दिखाता है, आई स्क्वायर आर लॉसेज को ये मेरे सिस्टम में क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। सही बात है नहीं है? ओके, और इसकी जो पावर होती है वो पावर कौन सी होती है, एक्टिव पावर होती है। कौन सी पावर होती है, ये एक्टिव पावर होती है। सही बात है? ओके, इसी तरीके से मेरा जो इंडक्टर होता है, ये इंडक्टर मेरे सिस्टम में कोई भी लॉसेज को नहीं दिखाता है। क्यों नहीं दिखाता है, क्योंकि इसका जो वर्क होता है वो वर्क होता है सर कौन सी पावर के ऊपर, रिएक्टिव पावर के ऊपर। कौन सी पावर के ऊपर वर्क होता है, सर रिएक्टिव पावर के ऊपर इसका वर्क होता है। समझ में आया नहीं है? बिल्कुल सही है। मतलब बेटा यहां से
तुम्हारी कुछ टोटल पावर आई, उस टोटल पावर में दो पावर है, कौन कौन सी? एक्टिव पावर और दूसरी कौन सी है? रिएक्टिव पावर। दो पावर नहीं सर, इंडक्टर पावर में कोई लॉस नहीं करता है, वो तो आपकी एनर्जी को क्या करता है? कंज्यूम करता है, डिलीवर करता है, कंज्यूम करता है, डिलीवर करता है। तो सोचो दो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट ने क्या किया, इस रेजिस्टेंस ने क्या किया? सपोज दैट, सोचो कि यहां से आप लोगों ने, भाई एक बात बताओ, यहां से आप लोगों ने कुछ पैसा दिया, ठीक है, यहां से कुछ पावर दी, रेजिस्टेंस ने क्या किया? उस पावर को कन्वर्ट किया लॉस में, लॉस से बनाया हीट, और वो हीट इस सर्किट से कहां निकल जाएगी? बाहर निकल जाएगी। सही बात है नहीं है? इंडक्टर क्या करेगा? एनर्जी को स्टोर करेगा, लेकिन बेटा वो स्टोर कर लिया, जब वापस रिलीज करेगा तो एनर्जी तेरी कहां है? सर्किट के सर्किट में ही है। क्या सर्किट से बाहर चले गई है? क्या नहीं गई है। सही बात है नहीं है? समझना, पावर फैक्टर इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, उसका रीजन समझो आप। जैसे सर ये मेरा रेजिस्टेंस है, और जरा ध्यान से समझो, ये इंडक्टर है, ठीक है, और यहां पे मान लो एक सोर्स लगा दिया आपने, ये आपका सोर्स है, सही है। अब मान लो इस बैटरी के पास एक एनर्जी है, ई एनर्जी है यहां से, ठीक है, या इसके पास ये पावर है, एस पावर है, यहां से टोटल पावर इसके पास कितनी है? यहां पे एस पावर है। अब इस एस पावर को इस बैटरी ने डिलीवर किया, सही है, ये पावर यहां से निकली और इधर से गई बैटरी के पास से, बैटरी के पास से निकला तो पहला कंपोनेंट आया रेजिस्टेंस, दूसरा कंपोनेंट आया इंडक्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस ने क्या किया कि सर इसमें होते हुए जैसे ही करंट गई, इसने प्रोड्यूस की हीट, और हीट कितनी होती है? I²RT। अब यार एक बात बता बेटा, हीट कोई चीज गर्म होती है तो वो हीट क्या होगी? बाहर डिसिपिएट हो जाएगी। मतलब यहां से ये हीट इस तरीके से निकल रही है और निकल के कहां जा रही है? बाहर जा रही है, इन्वायरमेंट में जा रही है कि नहीं जा रही है? मतलब सर्किट में नहीं रही है, सर्किट से बाहर चले गई इन्वायरमेंट में। तो भाई सर्किट की टोटल एनर्जी एस थी, इस एस में कमी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सर बिल्कुल कर रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लॉस, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सर्किट में कितना लॉस हो गया, इस लॉस को हम रिप्रेजेंट करते हैं इसके द्वारा। समझ में आया? बिल्कुल सही है। अब करंट जाएगी आगे, तो दूसरा कंपोनेंट आ जाता है इंडक्टर। अब इंडक्टर जो वर्क करता है ना, इंडक्टर की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इंडक्टर में एनर्जी के जो लॉस होते हैं वो लॉस बिल्कुल भी नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो कंपोनेंट होता है, ये कंपोनेंट जिस पे वर्क करता है वो पावर होती है रिएक्टिव पावर। मतलब सर ये तो पावर को कंज्यूम करता है, ½ के अकॉर्डिंग करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल सही है। अब इसने क्या किया? एनर्जी को स्टोर कर लिया, यहां से पावर गई, इस पावर को इसने क्या कर लिया? स्टोर कर लिया। फिर थोड़ी देर बाद में इसने वापस से डिलीवर कर दिया, तो वापस से, लेकिन वो इसकी एनर्जी जो है वो कहां रही? सर पहले स्टोर कर लिया, लेकिन स्टोर किया तो इंडक्टर के पास ही है ना, और इंडक्टर कहां है? सर्किट में, मतलब अभी भी एनर्जी सर्किट में ही है, सही है। फिर जब ये वापस डिलीवर करेगा तो फिर सोर्स के पास जाएगी, तो फिर भी एनर्जी कहां है? सर्किट में ही है। मतलब आपका जो रिएक्टिव कंपोनेंट होते हैं, जो इंडक्टर वगैरह जो होते हैं, वो पावर में कोई भी लॉसेज को नहीं दिखाते हैं, उसकी वजह से एनर्जी स्टोर होती है, डिलीवर होती है, लेकिन वो एनर्जी शुरू में भी आपकी सर्किट में ही थी, बाद में भी सर्किट में ही थी। लेकिन इसने क्या किया? इस एनर्जी को डिस्चार्ज कर दिया और कहां भेज दिया? बाहर भेज दिया। तो पावर फैक्टर क्या दिखाता है? पावर फैक्टर यह दिखाता है कि आपके पास में टोटल एनर्जी कितनी थी, टोटल पावर कितनी थी। उस टोटल पावर को जब तुमने सर्किट में डिलीवर किया तो इस सर्किट ने उस टोटल पावर का कितना परसेंट या कितनी पावर को बाहर डिसिपेट कर दिया, और अब तुम्हारे पास में कितनी पावर बची है, इसको दिखाता है आपका पावर फैक्टर। मतलब पावर फैक्टर क्या दिखाता है कि आपकी टोटल पावर कितनी थी और उस टोटल पावर में से आपने कितनी पावर को क्या कर दिया? डिसिपेट कर दिया। ये जो आपका सिस्टम होता है, ये आपका क्या कहलाता है? पावर फैक्टर कहलाता है। समझ में आया नहीं है? क्लियर है कि मैंने टोटल पावर में से कितनी पावर को डिसिपिएट कर चुका हूं, तो इन दोनों का रेशियो आपका क्या कहलाता है? पावर फैक्टर कहलाता है। जैसे हम एफिशिएंसी क्या बोलते हैं कि आपने इनपुट में कितना दिया और आपको आउटपुट में क्या मिला, तो आउटपुट अपॉन इनपुट को आप क्या बोलते हो? वही आपके सिस्टम की एफिशिएंसी होती है। इसी तरीके से आपने इनपुट पावर कितनी दी और उसमें से सर्किट ने कितना लॉस कर दिया। देखो ना भाई बेटा, यहां से ये गया और इधर से होता हुआ जा रहा है, तो इस सर्किट ने इतना क्या कर दिया? इसमें से लॉस कर दिया। तो ये आपके सिस्टम को क्या दिखाएगा? पावर फैक्टर को दिखाएगा। और क्या क्या बोल सकते हो इसको? और क्या क्या बोल सकते हो? और ये बोल सकता हूं सर, एस जैसे यहां पे टोटल पावर है, पी वो पावर है जो इस इंडक्टर के द्वारा आ रही है। सही बात है कि नहीं है?
बिल्कुल करेक्ट है। तो इसको मैं और क्या बोल सकता हूं सर, मैं इसको यह भी बोल सकता हूं कि अगर मैं इसको इंपीडेंस के फॉर्म में लिखूं तो क्या बोल सकता हूं सर, लॉस दिखाने वाला इंपीडेंस है ये R, ठीक है, और टोटल क्या है, टोटल है सर ये R और L दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, टोटल बना रहे। तो अगर टोटल इंपीडेंस को मैं Z लिख दूं तो टोटल इंपीडेंस में से वो वाला कंपोनेंट जो पावर को लॉस दिखा रहा है, उन दोनों का रेशियो मेरा क्या कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, दोनों का रेशियो पावर फैक्टर कहलाता है। तो ये आपको बिल्कुल ही ध्यान रखने वाली बात है, आपको ये बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो देखो, अगर सर मैंने बोला कि ये एक मेरे पास सिस्टम था जिसमें था कुछ रेजिस्टेंस और इसमें था मान लो कुछ इंडक्टेंस, ठीक है, तो अगर मान लो मैंने इसको बोल दिया R, मैंने इसको बोला J इंटू एक्स, तो इन दोनों को मिला के मैं टोटल इंपीडेंस लिख सकता हूं Z में R और J इंटू एक्स। अब देखो, अगर मुझे लिखना है इसका पावर फैक्टर तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, पहले क्लियर है, पहले मैं इसका पावर फैक्टर डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो सर पावर फैक्टर किस चीज को दिखाता है, पावर फैक्टर इसको दिखाता है कि सर टोटल वैल्यू में वो वैल्यू कितनी है जो मेरे सिस्टम में से लॉसेज को दिखा रही है। सही बात है, नहीं है, बिल्कुल सही है। तो सर इसमें लॉस को कौन दिखा रहा है, ये रेजिस्टेंस दिखा रहा है। क्या ये लॉस को दिखा रहा है क्या, नहीं सर, ये लॉस को नहीं दिखा रहा है। तो टोटल इंपीडेंस कितना है सर, टोटल इंपीडेंस Z है और इसमें लॉस को मुझे कितना दिखा रहा है, R दिखा रहा है। तो ये आपके सिस्टम का क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर। मतलब क्या बोलोगे, अगर आप एक इंपीडेंस के लिए बोलोगे तो क्या बोलोगे कि पावर फैक्टर आपके सिस्टम में टोटल इंपीडेंस में रियल पार्ट, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो पावर फैक्टर की डेफिनेशन क्या दे सकते हो कि टोटल इंपीडेंस में रियल पार्ट कितना है, टोटल इंपीडेंस में रियल पार्ट कितना है, ये मेरे सिस्टम में क्या दिखाता है, आपको पावर फैक्टर दिखाता है। तो अगर आप लोगों से कोई डेफिनेशन पूछ ले पावर फैक्टर की डेफिनेशन क्या है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि पावर फैक्टर इक्वल टू कोस थीटा होता है, नहीं, क्या बोलोगे कि सर पावर फैक्टर हमारे सिस्टम में इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि टोटल इंपीडेंस में मेरा रियल पार्ट कितना है। अगर मैं इसको एनर्जी के फॉर्म में बोलना चाहूं, अगर मैं इसको किसके फॉर्म में बोलना चाहूं, पावर के फॉर्म में बोलना चाहूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि सर मेरी टोटल पावर, ये जो वर्क करता है किस पे करता है, एक्टिव पावर पे, ये जो वर्क करता है किस पे करता है, रिएक्टिव पावर पे, और इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मैं क्या बोल दूंगा, टोटल पावर। टोटल पावर क्या होती है, P प्लस JQ होती है, नहीं होती है, सही है। तो पावर फैक्टर की मैं दूसरी डेफिनेशन क्या दे सकता हूं, क्या बोल सकता हूं कि सर टोटल पावर में मेरा रियल पावर कितना है, टोटल पावर में मेरा रियल पावर कितना है, इन दोनों का जो रेशियो है वही रेशियो मेरे जो सिस्टम होता है उसमें किसको दिखाएगा, पावर फैक्टर को दिखाएगा। अरे बेटा बताओ दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, तो आप इसको P प्लस S भी लिख सकते हो, कि नहीं लिख सकते हो। तो माइंड में डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। पावर फैक्टर का मतलब है कि टोटल में से रियल कितना है, टोटल में से लॉस कितने हो रहे हैं, वो आपके सिस्टम में से किसको दिखाएगा, पावर फैक्टर को दिखाएगा। क्लियर है। तो अब डेफिनेशन में कभी कोस थीटा नहीं बोलोगे ना, सही बात है, हाँ, इसकी वैल्यू कोस थीटा के बराबर ही होती है, लेकिन डेफिनेशन कुछ इस तरीके से दोगे। ओके, चलिए अब आगे देखते हुए चलो। सुनो, मैं कुछ केस ले लेता हूं, पहले सबके पावर फैक्टर बता देता हूं, फिर मैं आपको यह बताऊंगा कि ये पावर फैक्टर आपकी जिंदगी में चमत्कार कैसे करता है और पावर फैक्टर से मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में सिस्टम के ऊपर क्या क्या फर्क पड़ता है, और ये सिस्टम को लिए मेरे किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से सिस्टम को खास बनाता है। समझना, देखो सर, अगर मान लो मेरा कोई जेड है, ठीक है, अब आपका ये सब तो आपका आता है, R प्लस JX है। अगर मैं इसका फेजर बनाऊं तो सर मेरा रेजिस्टेंस यहां होगा, JX मेरा यहां होगा, ये मेरा R हो गया, तो इसको मैं बोल सकता हूं सर पूरा का पूरा Z। मतलब सर ये सिस्टम मैंने कुछ ऐसा बनाया है कि मान लो ये कोई रेजिस्टेंस है, ये कोई इंडक्टेंस है, ऐसा समझ लो, और इन दोनों से इस तरीके से मान लो एक बैटरी लगी हुई है, ये आपकी बैटरी हो गई कुछ इस तरीके से, जिसका वोल्टेज मान लो V है, इसमें कुछ इस तरीके से करंट जा रही है, मान लो R है, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया R, ये हो गया आपका J इंटू एक्स। सही बात है, ओके। अगर यहां से इसमें जा रही है तो मान लो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको नाम दे देता हूं सर मैं V ऑफ R, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको नाम देता हूं सर मैं V ऑफ JX। क्लियर है, नहीं है, चलेगा, ओके। अगर मैं इस V ऑफ R की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि सर V ऑफ R वोल्टेज क्या होता है, करंट मल्टीप्लाई विद इंपीडेंस। ओके, तो सर करंट है I और इसका रेजिस्टेंस है R। ओके, अगर मैं V ऑफ X की बात करूं या V ऑफ JX की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं करंट है इसमें I और इसका इंपीडेंस है J इंटू एक्स, बोल सकता हूं। ओके, अगर मैं टोटल वोल्टेज की बात करूं तो टोटल वोल्टेज V हो जाएगा, वो दिस प्लस दिस ये दोनों बन जाएगा, तो उसको मैं V प्लस J इंटू V ऑफ JX बोल सकता हूं।
तो ये मैं बोल सकता हूं सर इस तरीके से, बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं ना। हाँ, या V ऑफ L भी बोल सकते हो आप इसको, इंडक्टर का वोल्टेज। तो ये आपके सिस्टम में कुछ इस तरीके से भी आप इसको बोल सकते हो, या जैसा तुम्हारा मर्जी हो वैसे बोल सकते हो। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। अब देखो, तो ये आपके सिस्टम में अगर मान लो ये एंगल आपका थीटा है, तो आपका पावर फैक्टर क्या होता है सर? पावर फैक्टर मेरा रिप्रेजेंट करता है कि टोटल इंपीडेंस Z में मेरा रियल पोर्शन कितना है, ये हो गया आपका पावर फैक्टर R अपॉन Z। तो अगर इस ट्रायंगल को देखूंगा तो R अपॉन Z की वैल्यू किसके बराबर दिखेगी सर? कोस थीटा की वैल्यू दिखेगी, बराबर दिखेगी। भाई अगर ये थीटा है तो R अपॉन Z क्या हो जाएगा? कोस थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? सही बात है, बिल्कुल सही है। अब देखो, अगर मैं इसको वोल्टेज के फॉर्म में लिखना चाहूं, किसके फॉर्म में? वोल्टेज के फॉर्म में, तो क्या होता है सर? टोटल में रियल वाला, तो टोटल वोल्टेज हो गया V। सही है। रियल वाला कंपोनेंट कौन सा था? R, और इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है? VR। तो आप पावर फैक्टर को ये भी लिख सकते हो, VR अपॉन V। सही बात है नहीं है? क्या सर ये भी कोस थीटा के बराबर आ रहा है क्या? देख ले बेटा, एक काम कर, इस पूरे के पूरे कंपोनेंट को करंट से मल्टीप्लाई कर दे। अगर करंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नीचे बन जाएगा R इंटू I बनेगा। ये हो जाएगा आपका क्या? J इंटू XI, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका क्या? Z इंटू I। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा? सही बात है। ओके, R इंटू I को क्या लिख सकते हो सर? इसको मैं लिख सकता हूं VR, बिल्कुल लिख सकता हूं VR। ओके, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? I इंटू JX को मैं क्या लिख सकता हूं सर? VJX लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकता है बेटा। और ये यहां से यहां तक करंट मल्टीप्लाई विद टोटल इंपीडेंस, टोटल वोल्टेज के बराबर हो गया सर, V के बराबर हो गया। अगर मान लो ये एंगल थीटा है तो क्या VR अपॉन V, इसी को लिख सकते हो आप कोस ऑफ थीटा, लिख सकते हो क्या? पावर फैक्टर को आप ऐसे देखो, पावर फैक्टर को आप ये भी लिख सकते हो, पावर फैक्टर को आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। और पावर फैक्टर के और भी कई सारे फॉर्मूले हो सकते हैं। जैसे अब आपको ये मिल गया, ठीक है, मान लो ये मिल गया आपको V ऑफ R, यहां पे मिला है, यहां पे मिला है आपको V ऑफ JX, ठीक है सर। ये मिला है मुझे टोटल वोल्टेज भी। अगर मान लो इन सबको मैंने फिर से मल्टीप्लाई कर दिया करंट से, तो करंट इंटू वोल्टेज क्या होता है? करंट इंटू वोल्टेज क्या होता है सर? पावर होती है। करंट इंटू वोल्टेज क्या होता है? पावर होती है। ये कौन सा हो गया? देखो, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज मल्टीप्लाई विद रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली करंट, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज मल्टीप्लाई विद रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली करंट। इसका मतलब आ गया रेजिस्टेंस में पाई जाने वाली पावर। रेजिस्टेंस में कौन सी पावर पाई जाती है सर? एक्टिव पावर। लॉस दिखाता है भाई सर ये तो मेरे सिस्टम में। सही बात है बेटा, यही करंट गई किसमें? इंडक्टर वाले कंपोनेंट में होते हुए, तो यही करंट इसमें होते हुए जा रही है। तो वोल्टेज मल्टीप्लाई विद करंट फिर से आपके सिस्टम में क्या बन जाएगा? अरे सर पावर बन जाएगा। और ये कौन सी पावर है सर? इंडक्टर की पावर है। और बेटा इंडक्टर में तो कौन सी पावर होती है सर? रिएक्टिव पावर होती है। कौन सी होती है सर? रिएक्टिव पावर होती है। सही बात है। यही जब आगे आएगी तो जब ये टोटल करंट टोटल वोल्टेज से मल्टीप्लाई होएगी तो ये आपके सिस्टम में क्या बना देगी सर? टोटल पावर बना देगी। यही तो मैं बोल रहा था थोड़ी देर पहले कि पावर फैक्टर को आप क्या लिख सकते हो कि टोटल पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर, कि टोटल पावर में एक्टिव पावर कितनी है या टोटल पावर में से कितने आपके सिस्टम में लॉसेज हो चुके हैं, वही तो मेरे सिस्टम में पावर फैक्टर को दिखाता है। सही बात है नहीं है? हाँ, तो अगर मैं डेफिनेशन से लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि सर पावर फैक्टर जो होता है वो ये दिखाता है कि टोटल पावर में से कितने क्या हो गए? लॉसेज हो चुके हैं, या टोटल पावर में से कितना पोर्शन मेरा कौन सा है? एक्टिव पावर वाला पोर्शन है, या कितना मेरा रियल पोर्शन वाला पोर्शन है। क्लियर है नहीं है? तो रियल पावर कितनी है, पूरी पावर में से रियल पावर कितनी है, पूरी पावर में से एक्टिव पावर कितनी है। सही बात है। और देखो ट्रायंगल से भी आप बना सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो? VR इंटू I को क्या लिखोगे सर? रेजिस्टेंस की पावर, एक्टिव पावर होगी। VL इंटू I तो क्या लिखोगे सर? इंडक्टेंस की पावर, रिएक्टिव पावर हो गई। हुई या नहीं हुई? और ये टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई विद टोटल करंट को क्या बोलोगे सर? टोटल पावर हो गई। एस हो गई। हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल सही बात है। मतलब ये हो जाएगा आपका एस को क्या लिख सकते हो आप? P प्लस J इंटू Q लिखते हो। और इसी से आप क्या लिख सकते हो कि पावर फैक्टर क्या बनेगा कि सर टोटल पावर S और इसमें से एक्टिव पोर्शन या रियल पोर्शन कितना है? P है। तो दोनों का रेशियो आपका पावर फैक्टर को दिखाएगा। और अगर मान लो यहां एंगल थीटा है तो P बाई S की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? कोस ऑफ थीटा के बराबर हो जाएगी। तो जैसा ट्रायंगल आप बनाना चाहते हो वैसा ट्रायंगल आप बना लेना, कोई भी कंफ्यूजन वाला पोर्शन नहीं है। जो भी आप करोगे आपके सिस्टम में आपकी कहानी बन जाएगी। सही बात है नहीं है? तो आपको एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, रियल पोर्शन, इमेजिनरी पोर्शन, इन सब चीजों को समझने के लिए, इन सब चीजों को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा
कंपलसरी है। ये सारी चीजें जो होनी चाहिए वो आपको पता है, होनी ही होनी चाहिए। सही बात है नहीं है? तो ये आपका पावर का ट्रायंगल हो गया, ठीक है। पावर का ट्रायंगल ऐसा होगा तो ये कोस थीटा को दिखाएगा। ये आपका वोल्टेज का ट्रायंगल हो गया, ये आपके इंपीडेंस का ट्रायंगल हो गया। सही बात है नहीं है? तो इस तरीके से आपको सारी की सारी जो वैल्यूज होनी चाहिए वो सारी की सारी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से मेरे सिस्टम का बिहेवियर मुझे रिप्रेजेंट करना है। समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल क्लियर है? ओके, बिल्कुल क्लियर है। अब आगे चलो जरा ध्यान से, और मैं पावर फैक्टर को कैसे दिखा सकता हूं, सुनना जरा ध्यान से। मान लो सर, मैं कुछ नया बता रहा हूं, अब देखो, मान लो सर ये एक रेजिस्टेंस है, सपोज दैट ये एक रेजिस्टेंस है, ओके, और एक ये क्या है, इंडक्टेंस है, और इन दोनों में मैंने एक बैटरी को लगा दिया, जैसे मैंने अभी लगा रहा था उसी को, ठीक है। ये वोल्टेज हो गया V, ये हो गया R, ये इंडक्टेंस का हो गया J ऑफ XL, और यहां से इसमें करंट जा रही है कितनी, I जा रही है, ठीक है। बिल्कुल सही है सर। अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा? मान लो सर इसमें लगा दो एक KVL, ठीक है, KVL लगा दिया मैंने, क्या लिखूंगा सर, V माइनस I इंटू R प्लस J ऑफ XL, बताओ यही लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, इक्वल्स टू 0, यही लिखूंगा। बिल्कुल सही है सर। मतलब V इक्वल्स टू क्या बनेगा, ये इधर जाएगा तो ये बन जाएगा सर I इंटू R प्लस J ऑफ XL, यही बनेगा ना? बिल्कुल क्लियर है सर, यही बनेगा, बिल्कुल सही है। ओके, अगर मैं इसका फेजर बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा सर? सब में करंट एक जारी है, यह है वोल्टेज, यह है सर रेजिस्टेंस, और यह है सर इंडक्टेंस। मतलब बिहेवियर कैसा हो गया, लैगिंग बिहेवियर हो गया सर। इंडक्टर के केस में करंट जो होती है वो वोल्टेज से लैग करती है, बिल्कुल सही बात है। मतलब अगर मैंने वोल्टेज मान लिया कि ये मेरा वोल्टेज है, मान लो कितना, V वोल्टेज है, अगर मैंने मान लिया ये मेरा वोल्टेज कितना है, V है, तो मेरी जो करंट रहने वाली है वो मेरी करंट यहां रहने वाली है कहीं ना कहीं, एंड दैट इज माई I। सही बात है नहीं है? तो वोल्टेज से करंट जो होगा किसी ना किसी एंगल से क्या कर रहा होगा, लैग कर रहा होगा, क्योंकि मेरा लोड कैसा है सर, RL लोड है। लोड आपका कैसा है सर, R और L लोड है। सही बात है? ओके, अब देखो ये कितना एंगल होगा और क्या इसका पावर फैक्टर से लेना देना होगा। सही बात है नहीं है? तो ये तो आप सब लोग जानते हो, लेकिन देखो मैं आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग और बताता हूं। क्या? जैसे ध्यान से सुनो, अगर मान लो सर इसमें मुझे वोल्टेज और करंट में रिलेशन देखना है, भाई मान लो मुझे तो नहीं पता कि इंडक्टर की वजह से लैगिंग होता है कि क्या होता है, मुझे तो नहीं पता। सही बात है नहीं है? ठीक है, कोई बात नहीं पता तो जो पता है उस तरीके से देखो भाई सर मुझे तो ये दिख रहा है कि V की जो वैल्यू है वो I इंटू R प्लस JXL होने वाली है, यही होने वाली है। मतलब सर I इंटू R और I इंटू प्लस JXL करूंगा तो इन दोनों को सम करूंगा तो जाके मुझे क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा। सही है, तो इसको ओपन करके लिखो, क्या लिखोगे सर? पहला तो बनेगा I इंटू R, दूसरा बनेगा सर I इंटू J इंटू XL, यही बनेगा। ओके, और इन दोनों का सम मुझे क्या दिखाएगा सर, वोल्टेज दिखाएगा। सही बात है ना? यही दिखाएगा सर, बिल्कुल यही दिखाएगा। तो पहला हो गया I इंटू R, करंट मल्टीप्लीकेशन वोल्टेज। रेजिस्टेंस कैसा होता है सर, रियल पोर्शन होता है, ठीक है। मान लो ये मैंने बना दिया, ये हो गया मान लो मेरा I इंटू R। अब ध्यान से समझना आप, क्या सर, मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो करंट की वैल्यू है मैग्नीट्यूड 10 है और एंगल है मान लो 0 डिग्री, ठीक है। ओके, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस क्या होता है सर, रेजिस्टेंस में तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मान लो 3 विद एंगल 0 डिग्री है, सही है। तो जब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे सिस्टम में क्या बनेगा सर, 10 इंटू 3 जब करूंगा तो ये बन जाएगा 3, और एंगल में एंगल होगा तो ऐड बनेगा 0। मतलब जो करंट का एंगल होगा वही एंगल आपको यहां पे मिलने वाला है। सही बात है नहीं है? बिल्कुल सही है। तो एक बात तो क्या समझ में आ गई सर, I इंटू R की जो डायरेक्शन रहने वाली है वो डायरेक्शन को वही मेरी किसकी डायरेक्शन होगी, करंट की डायरेक्शन होगी। ये मैं आपको फेजर बनाते समय मैंने पहले भी आपको बताया था, याद है ना, कि I इंटू R की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन ही होती है, ठीक है। आगे चलो, दूसरा कंपोनेंट क्या है सर, I इंटू JXL। मतलब करंट में मैंने मल्टीप्लाई कर रहा है JXL को। J का मतलब क्या होता है, 1 विद एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो सर करंट की डायरेक्शन से 90 डिग्री चलना है। ओहो, ये लो भाई, ये करंट चल गया और ये चल गया मैं 90 डिग्री। सही बात है। इसको और इसको अगर इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो इन दोनों को ऐड करने से मुझे मिलेगा क्या, वोल्टेज। क्या ऐसा ही ट्रायंगल बनेगा क्या, इसका फेजर ऐसा ही बनेगा। सही बात है। मान लो ये एंगल आपका क्या है, थीटा है, ये एंगल आपका क्या है, थीटा है। तो बताओ इसमें वोल्टेज की डायरेक्शन क्या है सर, वोल्टेज की डायरेक्शन तो दिख रही है, वोल्टेज तो ये रहा, ये तो वोल्टेज की डायरेक्शन है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन कौन है सर, I इंटू R की डायरेक्शन ही करंट की डायरेक्शन होती है। मतलब ये किसकी डायरेक्शन है,
करंट की डायरेक्शन है। मतलब इस एंगल को आप क्या बोल सकते हो कि सर ये वाला एंगल मेरे वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल है। भाई ये वाला एंगल आपका क्या है? वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल है, थीटा। सही बात है नहीं है? बिल्कुल सही है। और पावर फैक्टर क्या होता है? सर पावर फैक्टर हमारी डेफिनेशन के हिसाब से यह होता है कि आपके टोटल वैल्यू में एक्चुअल वैल्यू कितनी है। अब यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? देखो I इंटू आर भी वोल्टेज हो गया, I इंटू JXL भी वोल्टेज हो गया, और ये भी है। सही बात है नहीं है? तो वोल्टेज के लिए अगर मैं पावर फैक्टर लिखूं तो वोल्टेज का क्या होता है? देखो वोल्टेज ट्रायंगल क्या होता है सर? वोल्टेज में ये होता है कि आपके रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कितना है डिवाइड बाय आपका टोटल वोल्टेज कितना है। यही होता है ना? बिल्कुल सही है। अब देखो जरा रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है? सर ये रहा I इंटू आर। टोटल वोल्टेज कितना है? V। तो इन दोनों का रेशियो आपका क्या कहलाएगा? पावर फैक्टर कहलाएगा। I इंटू आर हो गया ये, V हो गया ये। तो अगर IR अपॉन V करोगे तो उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? कोस ऑफ थीटा के बराबर हो जाएगी। जहां थीटा क्या है? ये वाला है। तो आप क्या भी बोल सकते हो, अगर आपको ऐसा कोई सर्किट दिया हो तो आप क्या भी बोल सकते हो? आप ये भी बोल सकते हो कैलकुलेशन के लिए, आप डायरेक्ट क्या बोल सकते हो कि ये भी बोल सकते हो कि पावर फैक्टर की वैल्यू कोस थीटा के बराबर वैल्यू होती है, और जिसमें ये जो थीटा होता है वो मेरा वोल्टेज एंड करंट के बीच में, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उस एंगल को रिप्रेजेंट करता है। जो आप डायरेक्ट बोलते हो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में, जो आप हमेशा बोलते हो ना कि सर पावर फैक्टर कोस थीटा होता है और थीटा मेरे वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होता है, वो ऐसे नहीं आता है बेटा, वो ऐसे आता है। समझ में आया? तो वोल्टेज है आपका यहां, करंट है आपका यहां, पावर फैक्टर बनेगा IR अपॉन V, उसको लिख सकते हो कोस थीटा, और इसमें थीटा जो है वो ये है, थीटा जो है ये है। तो ये किस किस के बीच में है? ये इस I के बीच में और इस IR के बीच में है। तो IR की डायरेक्शन को आप I की डायरेक्शन बोल सकते हो, और ये आपके V की डायरेक्शन होगी। तो V इंटू I के बीच में, इन दोनों के बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल आपका थीटा है, और उसी की कोसाइन वैल्यू मतलब कोस थीटा, वही मेरे सिस्टम का क्या कहलाता है? पावर फैक्टर कहलाता है। अगर मान लो मुझे देखना है रेजिस्टेंस के लिए, किसके देखने के लिए देखना है? रेजिस्टेंस के लिए। रेजिस्टेंस कैसा होता है? सर ऐसा होता है। ये हो गया सर रेजिस्टेंस। मान लो सर इसमें जा रही है करंट I, तो इसके क्रॉस वोल्टेज आता है सर ऐसे V। तो V जो होता है वो होता है सर मेरा I इंटू आर। सही बात है। और R तो कोई फेज डिफरेंस देता नहीं है, नहीं देता है। तो सर जितना एंगल करंट का होगा उतना ही वोल्टेज का होगा। मतलब इन दोनों के बीच में अगर मैं बात करूं थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू आपको यहां कितनी मिलेगी? सर 0 डिग्री मिलेगी। मतलब क्या होगा सर, अगर मैं बात करूं तो यहां पे I इंटू आर जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा? वोल्टेज हो जाएगा। और ये हो गया आपका करंट और ये हो गया आपका वोल्टेज। दोनों के बीच में एंगल कितना मिलेगा? सर 0 मिलेगा। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं बेटा किसकी? पावर फैक्टर की, तो कितना बनेगा? सर cos 0, और cos 0 कितना होता है? 1 होता है। मतलब एक रेजिस्टिव एलिमेंट जो होता है वो यूनिटी पावर फैक्टर को देता है। किसको देता है? यूनिटी पावर फैक्टर को देता है। बिल्कुल सही है। अगर मान लो मैं बात करता किसके लिए? इंडक्टर के लिए बात करता, तो मान लो ये हो गया आपका इंडक्टर। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये इंडक्टर हो गया सर। ये हो गया आपकी करंट कितनी हो गई? I हो गई। ये क्या हो गया? V ऑफ L हो गया। हो गया नहीं हो गया? बिल्कुल सही है। क्या रिलेशन होता है दोनों के बीच में? क्या रिलेशन होता है? सर V ऑफ L जो होता है, भाई इसका इंपीडेंस क्या होता है? J इंटू XL। सही बात है। तो V ऑफ L क्या होता है? सर वो बनेगा I इंटू J इंटू XL। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा? सही बात है ना? हाँ। अगर मान लो आपकी करंट यहां है, अगर मान लो आपकी करंट यहां है, I है, सही है, तो वोल्टेज क्या बनेगा? सर वोल्टेज है I इंटू JXL। मतलब करंट से JXL को मल्टीप्लाई करना है। अब करंट से J का मतलब क्या होता है? सर 1 विद एंगल 90 डिग्री। भाई J का मतलब क्या होता है? 1 विद एंगल 90 डिग्री। तो अगर मान लो आपकी करंट यहां है तो आपका J इंटू XL कहां बनेगा? सर J इंटू XL बनेगा मेरा यहां पे 90 डिग्री पे। सही बात है नहीं है? ये बनेगा सर मेरा I इंटू JXL। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा? सही है। और ये I इंटू JXL किसके बराबर है? सर V ऑफ L के बराबर है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? ये हो गया V वोल्टेज, ये हो गया करंट। तो ये एंगल कितना हो गया? सर 90 डिग्री। मतलब यहां पे आपको थीटा कितना मिल रहा है? सर 90 डिग्री मिल रहा है। सही है। तो सर पावर फैक्टर क्या हो जाना चाहिए? सर cos 90। बिल्कुल क्लियर है। cos 90 कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। बताओ सही बात है कि नहीं? बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरीके से मान लो अगर आपका क्या है? कैपेसिटर है, करंट है इसमें I, वोल्टेज है इसके अक्रॉस V ऑफ C। तो ये क्या होता है? सर ये होता है माइनस ऑफ JXC या 1 अपॉन J ओमेगा C। क्लियर है? बिल्कुल सही है। तो V ऑफ C में इसमें क्या रिलेशन बना? सर V ऑफ C बन गया आपका I मल्टीप्लाई विद माइनस ऑफ JXC। फेजर बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? सपोज दैट मेरी करंट यहां पे, ये है I, तो वोल्टेज क्या है? वोल्टेज है सर I इंटू माइनस JX। अरे यार J क्या होता है?
जे होता है 1 विद एंगल 90 डिग्री। मतलब अगर आपने ऐसे लिया तो ये 0 है, तो ये जे है यहां से 90 डिग्री, तो माइनस जे क्या होता है, इसके जस्ट अपोजिट, मतलब इधर। सही है, तो माइनस जे क्या बनेगा सर, माइनस जे हो जाएगा, उसका भी मैग्नीट्यूड तो 1 रहेगा, लेकिन एंगल रहेगा कितना, -90 डिग्री, क्योंकि माइनस जे नीचे वाला हो गया। हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल करेक्ट है सर। तो इसको हटा दो, ये हो गया आपका माइनस जे का मतलब हो गया सर माइनस ऑफ 90 डिग्री। क्या करना है बेटा, इस करंट को मल्टीप्लाई करना है, किससे, माइनस ऑफ जे से। कर जरा, क्या बनेगा सर, इधर आ जाएगा I मल्टीप्लाई विद माइनस ऑफ जे एक्स सी, और यही है सर V ऑफ C के बराबर। एंगल कितना आया दोनों के बीच में, 90 डिग्री आया। देखो आपको दिख रहा होगा भाई, लीडिंग और लैगिंग कैसे देखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो यहां से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलो, ये चल रहा है पीछे पीछे, इसके आगे कौन चल रहा है, करंट चल रहा है। मतलब कैपेसिटर के केस में करंट लीड कर रही है वोल्टेज से 90 डिग्री से। सही बात है। और पावर फैक्टर कितना मिल गया, पावर फैक्टर मिल गया सर cos ऑफ 90, और cos 90 कितना होता है सर, 0 होता है। कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। RL बना चुका हूं, RC हो गया आपका, C हो गया, इंडक्टर हो गया। क्लियर है। इंडक्टर के केस में देखोगे, चलो चलो एंटी क्लॉकवाइज चलो, करंट यहां है, वोल्टेज यहां, मतलब वोल्टेज आगे आगे चल रहा है, करंट पीछे पीछे चल रही है। मतलब इंडक्टर के केस में करंट लैग करती है वोल्टेज से, कितने एंगल से, 90 डिग्री से। सही बात है। तो आप पावर फैक्टर बता सकते हो, रेजिस्टेंस का यूनिटी होता है, इंडक्टेंस के लिए 0 होता है, कैपेसिटेंस के लिए 0 होता है। और पावर फैक्टर बताता क्या था, पावर फैक्टर ये बताता कि रियल पावर कितनी है। सही बात है नहीं है? तो इसका मतलब रेजिस्टेंस का पावर फैक्टर है 1, मतलब रेजिस्टेंस में पूरी की पूरी पावर रियल पावर ही होती है। इंडक्टेंस के लिए पावर फैक्टर की वैल्यू आई है 0, इसका मतलब क्या है, मतलब इंडक्टर के पास में रियल पावर नहीं होती है। सही बात है, इसके पास तो रिएक्टिव पावर होती है। सही है, बिल्कुल करेक्ट है। कैपेसिटर के लिए भी पावर फैक्टर है 0, मतलब सर कैपेसिटेंस के पास भी रियल पावर नहीं होती है, एक्टिव पावर उसके पास भी नहीं होती है। उसके पावर भी कौन सी पावर होती है सर, एक्टिव नहीं है तो रिएक्टिव होगी। क्लियर है। तो इन पावर फैक्टर से आपको यह पता लगा कि एक्टिव पावर सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के पास होती है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के पास में एक्टिव पावर नहीं होती है, इसीलिए उनका पावर फैक्टर आपको कितना मिलता है, 0 मिलता है। ठीक है? अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग कहानी बताने जा रहा हूं, और उस कहानी के ऊपर एग्जाम में 1-2 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और वो आपको याद रखना और वो आपको आना बहुत कंपलसरी है। ध्यान से समझना और सुनना। देखो, प्रैक्टिकल लाइफ में 2 चीजें होती है। क्या क्या होता है, एक होता है सोर्स, ठीक है, और एक होता है लोड। अब पहले तो यह समझना कि सोर्स कौन होता है और लोड कौन होता है, समझना। जैसे सोर्स बनाते हो तो आप क्या बनाते हो, एक वोल्टेज सोर्स की तरह बनाते हो, ठीक है। सोर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से। मान लो इसके ऊपर वोल्टेज है यहां पे V इस तरीके से, और यहां से करंट जा रही है I, क्योंकि सोर्स क्या करता है, करंट को डिलीवर करता है। यही होता है एक सोर्स को बनाने का तरीका, ठीक है। लोड कैसा होता है सर, लोड को हम बनाते हैं A से, ठीक है, मतलब इसमें करंट होती है A से, और यहां पे वोल्टेज होता है इस तरीके से V। तो पहली बात तो इन दो, ध्यान से समझना, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बनाएंगे आगे जाके, अभी आपको बड़ी सिंपल लग रही है, इंटरेस्टिंग कहानी बनेगी, ध्यान से सुनना। सोर्स वो होता है जिसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलती है। क्या बोलोगे, सोर्स कौन होता है जिसके वोल्टेज के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलती है। जबकि लोड कौन होता है, लोड वो होता है जिसके वोल्टेज के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर करती है। दोनों में हो गया, सोर्स वो होगा जिसके वोल्टेज के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलेगी, लोड वो होगा जिसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एंटर करेगी। सही बात है, ओके। सोर्स का जो बिहेवियर होता है, सोर्स का जो एक्चुअल में काम होता है, सोर्स का मतलब क्या होता है, पावर को डिलीवर करना, ये इसका काम होना चाहिए, समझना। ऐसा नहीं है कि सोर्स हमेशा पावर को डिलीवरी करता है, बेटा कंज्यूम भी कर सकता है, सही है, हाँ, लेकिन उसका मतलब, उसका पर्पज क्या है, सोर्स बनाने का पर्पज क्या है, सोर्स बनाने का पर्पज ये है कि ये पावर को क्या करना चाहिए, डिलीवर करना चाहिए। अब ये सर्किट में लगने के बाद में डिलीवर करेगा, कंज्यूम करेगा, वो तो हमें नहीं पता, सही बात है, लेकिन हमने सोर्स इसलिए बनाया है कि वो पावर को क्या करना चाहिए, डिलीवर करना चाहिए। ये इसका काम होता है, परम धर्म है इसका, सही बात है, ओके। इसी तरीके से लोड का परम धर्म क्या होता है, पावर को कंज्यूम करना, ये इसका परम धर्म है, ठीक है।
क्या ये हमेशा पावर को कंज्यूम करता है क्या? नहीं सर, डिलीवर भी कर सकता है। मैं आपको बताऊंगा, एग्जांपल करके बताऊंगा कि डिलीवर भी कर सकता है, ठीक है। हाँ, लेकिन परम धर्म क्या है? परम धर्म है लोड का कि वो पावर को करे कंज्यूम, सोर्स का परम धर्म यह है कि वो पावर को क्या करे? डिलीवर करे। ओके, और दोनों का अगर आपसे मैंने बोल दिया सोर्स बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे? इस तरीके से बनाओगे कि उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलती हुई होनी चाहिए। मैंने बोल दिया लोड बनाओ, तो ऐसे बनाओगे कि उसके पॉजिटिव टर्मिनल में करंट अंदर एंटर करती रहनी चाहिए। सही बात है? ओके, मैंने आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से, ठीक है? आपको उसका क्या देना है? आंसर देना है। सही है? ओके, मैंने बोला कि एक मेरे पास RL लोड है। मैंने क्या बोला? कि मेरे पास एक RL लोड है। सही। तो आपको यह बताना है, आपको यह बताना है कि ये RL लोड जो होगा, ये RL लोड जो होगा, ये पावर को कंज्यूम करेगा या डिलीवर करेगा। क्या क्वेश्चन पूछा है मैंने? कि मान लो मेरे पास एक RL लोड है, वो RL लोड जो होगा वो पावर को कंज्यूम करेगा या पावर को डिलीवर करेगा। तो आपके पास में पावर होती है दो, एक होती है एक्टिव पावर, एक होती है रिएक्टिव पावर। होती है कि नहीं होती है? सही है। तो मैंने ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर मान लो मेरे पास एक RL लोड है, तो वो एक्टिव पावर को और रिएक्टिव पावर को दोनों को कंज्यूम करेगा, दोनों को डिलीवर करेगा, या किसी एक को डिलीवर करेगा, किसी एक को कंज्यूम करेगा। क्या बिहेवियर होना चाहिए? आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से उठा के डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। चार ऑप्शन दिए जाते हैं, चार ऑप्शन दिए जाते हैं। मैं आप लोगों से क्वेश्चन है आपके लिए कि मान लो एक RL लोड है आपके, एक सोर्स से कनेक्टेड है, तो बताओ कि वो एक्टिव पावर को डिलीवर करेगा या कंज्यूम करेगा? बताओ वो रिएक्टिव पावर को डिलीवर करेगा या कंज्यूम करेगा? चार ऑप्शन बना देंगे, आपको दे देंगे। सही बात है नहीं है? आपको एक ऑप्शन पिक करना होता है। अब ध्यान से समझो, सबके पहले तो लोड मेरा कौन सा है? सर RL लोड है। ठीक है भाई, ये मेरा लोड है। पैसे सबके पहले मैंने काम किया, जैसे ही मैंने वर्ड सुना कि ये लोड है, ये लोड है, तो डायग्राम बनाऊंगा तो क्या होना चाहिए कि सर करंट जो होनी चाहिए वो वोल्टेज के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है? लोड है। दूसरी बात, लोड का परम धर्म है सर पावर को कंज्यूम करना। लेकिन क्या ये हमेशा पावर को कंज्यूम करेगा क्या? नहीं, डिलीवर भी कर सकता है। भाई सर्किट में क्या कर रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन इसका परम धर्म यह है कि पावर को कंज्यूम करना चाहिए। सही बात है? ओके, अब देखो ये आपका हो गया लोड, तो ये है आपका वोल्टेज, ये है आपकी करंट, यहां पे आपकी आ रही है करंट। ये तो मैंने लोड को, ये लोड वर्ड सुन के मैंने ये बना दिया। अब लोड के मैंने आगे देखा क्या लगा हुआ है? सर RL। RL का मतलब कुछ रेजिस्टेंस पार्ट है, कुछ इंडक्टिव पार्ट है। अब RL की अगर तुम बात करो तो सर RL में इंडक्टेंस के केस में क्या होता है? सर करंट लैग करती है वोल्टेज से। सही बात है? करंट क्या करती है? लैग करती है किससे? वोल्टेज से। ठीक है, तो मान लो अगर वोल्टेज का एंगल 0 है, मान लो अगर वोल्टेज का एंगल 0 है, तो करंट का एंगल क्या होना चाहिए? मान लो कि अगर वोल्टेज का एंगल 0 है, अगर वोल्टेज आपका यहां है, तो करंट कहां होनी चाहिए एक RL लोड के लिए? सर इससे लैग करनी चाहिए किसी ना किसी एंगल से। मतलब ये करंट आपकी कहीं ना कहीं इसके से क्या करनी चाहिए? लैग करनी चाहिए। मान लो थीटा से लैग कर रही है, तो अगर इसका एंगल 0 है तो यहां से आपको क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है, मतलब इसका एंगल कितना हो गया? सर माइनस ऑफ थीटा हो गया। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये चीजें आप लोग बहुत बार देख चुके हो कि RL लोड में अगर वोल्टेज ऐसा है तो करंट ऐसी होगी, इस तरह का फिनोमेना होगा, थोड़े से क्या करेगा? लैग करेगा। लेकिन आपको यह देखना है बेटा कि वो एक्टिव और रिएक्टिव पावर में से कौन सी पावर को कंज्यूम कर रहा है और कौन सी पावर को डिलीवर कर रहा है, यह आपको फाइंड आउट करना है। अब मैं आपको एक टूल बताने जा रहा हूं, ध्यान रखना। कभी भी आप लोगों से ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वो कोई सा भी इक्विपमेंट हो, चाहे सोर्स हो, लोड हो, कुछ भी हो, अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि वो एक्टिव और रिएक्टिव पावर में किसको कंज्यूम कर रहा है और किसको डिलीवर कर रहा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि उस कंपोनेंट के ऊपर आपको S = VI कॉन्जुगेट लगा देना है। सर ये VI कॉन्जुगेट क्या होता है? बेटा ये VI कॉन्जुगेट एक मैथमेटिकल टूल है, एक मैथमेटिकल टूल है जो पावर के बिहेवियर को बताता है कि पावर आपकी कंज्यूम हो रही है या पावर आपकी डिलीवर हो रही है।
अगर आपने इसको लोड के ऊपर लगा दिया तो ये बता देगा कि ये जो लोड है वो पावर को कंज्यूम कर रहा है या पावर को डिलीवर कर रहा है। अगर आपने सोर्स के ऊपर लगा दिया तो वो इस चीज को दिखा देगा कि ये वो सोर्स जो होगा वो पावर को सर्किट में डिलीवर कर रहा है या वो पावर को कंज्यूम कर रहा है। सही बात है नहीं है? बिल्कुल सही है। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर लोड तो हमेशा कंज्यूम ही करता है, सोर्स हमेशा डिलीवरी करता है, तो फिर हम ये लगाते क्यों? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। सोर्स कभी कभी कंज्यूम भी करता है और लोड कभी कभी डिलीवर भी करता है। सही बात है नहीं है? ये आपको अभी पता लग जाएगा, टेंशन मत लो। देखो जैसे मैंने लगाया S = VI कॉन्जुगेट, सर क्या चमत्कारी जादूगर है। देखो V की वैल्यू क्या है सर? V होता है V विद एंगल 0। हाँ, एक चीज का और ध्यान सुनना, कई बच्चे इसको अपेरेंट, कई फैकल्टी, कई बच्चे इसको अपेरेंट पावर बोल देते हैं। ये अपेरेंट पावर नहीं होती है, अपेरेंट पावर तो होती है S = VI, दोनों का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन, उसमें कॉन्जुगेट नहीं होता ऊपर। सही बात है नहीं है? S = VI कॉन्जुगेट ये मैथमेटिकल टूल है जो ये दिखाता है कि कोई भी एलिमेंट पावर को कंज्यूम कर रहा है या पावर को डिलीवर कर रहा है, और उस P और Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये S = VI कॉन्जुगेट दिखाता है। समझ में आई बात? बिल्कुल सही है। V की वैल्यू है ये, करंट कितना माना है सर? RL लोड था तो I विद एंगल -θ आ रहा था, इसका लेना है मुझे कॉन्जुगेट। ये तो हो गया आपका V विद एंगल 0, ठीक है। कॉन्जुगेट लेते हो तो क्या करता है सर? कॉन्जुगेट मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज करता नहीं है, लेकिन एंगल का साइन चेंज करता है। अगर -θ आ रहा है तो कॉन्जुगेट लूंगा तो +θ हो जाएगा, अगर यहां +θ होता तो कॉन्जुगेट से -θ होता, मतलब एंगल का साइन चेंज कर देता है, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं करता। ठीक है, ओके। दो पोलर वैल्यू है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही है सर, मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई हो जाएगा और एंगल जो हो जाएंगे वो ऐड हो जाएंगे सर। 0 + θ मतलब ये बना देगा θ, पोलर फॉर्म बन गया, मैग्नीट्यूड विद एंगल। सही बात है नहीं है? सर पोलर फॉर्म को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? अगर आपके एक पोलर वैल्यू है R विद एंगल θ, तो इसको कैसे ओपन करते हो सर? ये तो बराबर होता है R ऑफ cos θ के प्लस J R ऑफ sin θ के। होता है कि नहीं होता है? अरे इसके बराबर होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है सर। R + jθ और R - jθ के बराबर होता है, बिल्कुल बिहेवियर ऐसा होता है सर। R cos θ प्लस JR sin θ। यहां पे R क्या है? मैग्नीट्यूड है, θ क्या है? एंगल है। आपको मैग्नीट्यूड कितना है? VI है, एंगल कितना है? θ है। तो अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो क्या लिखूंगा सर? S = बन जाएगा VI cos ऑफ θ J VI sin ऑफ θ। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा? सही बात है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन सर S मेरा क्या होता है सर? S तो आपकी टोटल पावर होती है, S तो टोटल पावर होती है, और उसको हम क्या लिखते हैं सर? उसको हम लिखते हैं S = P + jQ। मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर आपकी कौन सी है? 2 है। अगर इन दोनों को आप कंपेयर करो तो आपको क्या मिल रहा है सर? P की वैल्यू तो मुझे मिल रही है कितनी? VI cos θ, ठीक है, और Q की वैल्यू मिल रही है कितनी? VI sin θ। बताओ मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही है। ये थीटा की वैल्यू कितनी थी सर? थीटा इस वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल था। क्या ये हमेशा 90 डिग्री से छोटा रहेगा? हाँ, 90 से तो छोटा ही है, बिल्कुल सही बात है, सही है। तो मतलब आपको क्या मिला सर? ये VI cos θ की वैल्यू जब निकालूंगा तो मतलब ये भी मुझे पॉजिटिव मिल रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ये भी, और ये भी आपकी कौन सी वैल्यू आ रही है? पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। समझ में आया नहीं आया? तो पहली लाइन तो यहां से ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है कि एक RL लोड के लिए रिएक्टिव पावर की वैल्यू कौन सी होती है, मतलब Q की वैल्यू उसके लिए कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है? ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। सही बात है, ओके। तो ध्यान रखना, RL लोड के लिए Q की वैल्यू कैसे होती है? पॉजिटिव होती है। समझ में आया? बिल्कुल क्लियर है। अब ध्यान से सुनना, जो बात मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनना, ओके। मैंने S = VI कॉन्जुगेट लगाया था, किस लिए लगाया था? यह देखने के लिए लगाया था कि वो एलिमेंट पावर को कंज्यूम कर रहा है या डिलीवर कर रहा है। ठीक है, किसके ऊपर लगाया था? यह खास बात है। किसके ऊपर लगाया था? हम लोगों ने लोड के ऊपर लगाया था। RL क्या था? लोड था। तो हमने किसके ऊपर लगाया था? लोड के ऊपर लगाया था। ध्यान रखना, और लोड का मेन काम जो होता है वो क्या होता है सर? कंज्यूम करना, पावर को क्या करना? कंज्यूम करना। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अगर VI कॉन्जुगेट लगाने पे, किसी भी एलिमेंट पे अगर तुमने VI कॉन्जुगेट लगाया, सही है, और अगर VI कॉन्जुगेट लगाने पर अगर P या Q की वैल्यू अगर कैसी मिले आपको? पॉजिटिव मिले। कैसी मिले? पॉजिटिव मिले। तो वो, अब वर्ड को ध्यान से सुनना, अगर वैल्यू मिले पॉजिटिव तो वो एलिमेंट वैसे ही वर्क करेगा जैसा उसका एक्चुअल में बिहेवियर होता है। लेकिन अगर वैल्यू मिल जाए नेगेटिव
तो वो एलिमेंट वैसे बिहेवियर करेगा जैसा उसका अपोजिट बिहेवियर होता है। जैसे कि ध्यान से सुनना, अगर मान लो मैंने S इक्वल्स टू VI कॉन्जुगेट लगाया और जिसके ऊपर लगाया वो एक लोड था, मान लो वो एक क्या था, लोड था। सही बात है नहीं है? लोड पावर को क्या करता है, कंज्यूम करता है। तो P और Q की वैल्यू, किसी की भी वैल्यू अगर मान लो आपको कैसी मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है, तो पॉजिटिव मिलने का क्या मतलब हुआ, अगर आपको वैल्यू मिल रही है पॉजिटिव तो मतलब वो एलिमेंट वैसा ही बिहेवियर करेगा जैसा उसका एक्चुअल में बिहेवियर होता है। सही है? तो लोड का एक्चुअल में बिहेवियर क्या होता है, पावर को कंज्यूम करना। तो अगर आपको P या Q की वैल्यू पॉजिटिव मिल गई मतलब आपका लोड पावर को कंज्यूम कर रहा होगा। लेकिन ध्यान से सुनो, अगर तुमने ये लोड के ऊपर ना लगा के अगर किसके ऊपर लगाया होता, सोर्स के ऊपर लगाया होता, किसको, S इक्वल्स टू VI कॉन्जुगेट को, तो वहां भी आपको P और Q के साइन मिलते, पॉजिटिव मिलते या नेगेटिव मिलते, कैसे भी मिलते लेकिन मिलते। सही बात है? अगर मान लो वो साइन आपको कैसा मिलता, पॉजिटिव मिलता, कैसा मिलता, पॉजिटिव मिलता, तो क्या डेफिनेशन है कि अगर साइन P और Q का पॉजिटिव मिला तो वो एलिमेंट वैसे ही बिहेवियर करेगा जैसा उसका एक्चुअल में बिहेवियर है। आपने किसके ऊपर लगाया है, सोर्स के ऊपर, और सोर्स का एक्चुअल बिहेवियर क्या होता है, पावर को डिलीवर करना। और अगर वहां पे आपको P और Q की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है मतलब वो सोर्स उस पावर को क्या कर रहा होगा, डिलीवर कर रहा होगा। दोनों के लिए अलग अलग है। लोड पे पॉजिटिव मिला तो मतलब पावर कंज्यूम हो रही होगी, सोर्स पे पॉजिटिव मिला तो मतलब पावर डिलीवर हो रही होगी। समझ में आया? समझ में आई बात? क्लियर है? मतलब अगर P या Q की वैल्यू पॉजिटिव मिली तो वो वैसे ही बिहेवियर कर रहा होगा जैसा उसका एक्चुअल में बिहेवियर है। लोड का एक्चुअल बिहेवियर होता है पावर को कंज्यूम करना, सोर्स का एक्चुअल बिहेवियर होता है पावर को डिलीवर करना। तो ये ऐसे डिलीवर करेगा, वो ऐसे क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। दूसरी बात, अगर मान लो पॉजिटिव नहीं मिली और वैल्यू कैसे मिल गई आपको, नेगेटिव मिल गई, तो नेगेटिव मिलने पे क्या हो जाएगा, अगर सर वो पावर आपकी नेगेटिव मिल गई तो इसका मतलब जैसा उसका एक्चुअल में बिहेवियर है उसके जस्ट अपोजिट बिहेवियर कर रहा होगा। जैसे लोड का एक्चुअल में बिहेवियर क्या होता है, पावर को कंज्यूम करना, लेकिन अगर मान लो वैल्यू मिल रही है नेगेटिव तो कंज्यूम का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिलीवर करना। तो मतलब ये पावर को कंज्यूम नहीं कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, डिलीवर कर रहा होगा। समझ में आया? बिल्कुल। और S इक्वल्स टू VI कॉन्जुगेट लगाने पर अगर सोर्स में वैल्यू मिल जाए नेगेटिव पावर की तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसा उसका एक्चुअल बिहेवियर उसका अपोजिट कर रहा होगा। एक्चुअल होता है डिलीवर करना और अपोजिट क्या हो जाएगा, कंज्यूम करना। सही बात है नहीं है? तो किसी भी नेटवर्क में कोई भी एलिमेंट पावर को कंज्यूम कर रहा है या डिलीवर करना है, अगर इसका आपको पता लगाना है तो उस एलिमेंट के ऊपर आपको S इक्वल्स टू VI कॉन्जुगेट लगा देना है। समझ में आया? आपने S इक्वल्स टू VI कॉन्जुगेट लगाया था, RL के ऊपर लगाया था जो कि क्या था, एक लोड था। ठीक है, लोड के ऊपर लगाया तो आपको P की वैल्यू कैसी मिली, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव मिली तो इसका मतलब क्या है कि वो वैसे ही बिहेवियर कर रहा होगा जैसा उसका एक्चुअल बिहेवियर है। अब तुम्हारा सिस्टम क्या है, एक सर लोड है, तो लोड का एक्चुअल बिहेवियर क्या होता है, पावर को कंज्यूम करना। मतलब RL लोड के लिए P की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये एक्टिव पावर को क्या कर रहा होगा, कंज्यूम कर रहा होगा। एक्टिव पावर को क्या करता है, कंज्यूम कर रहा है। सही बात है? Q की वैल्यू आपको कैसी मिली है, पॉजिटिव मिली है, तो वैसा ही बिहेवियर जैसा एक्चुअल में लोड का बिहेवियर कंज्यूम करना। Q की वैल्यू मिली है पॉजिटिव, मतलब ये रिएक्टिव पावर को भी क्या कर रहा होगा, कंज्यूम कर रहा होगा। सही बात है? अब आप बोलोगे अरे सर क्या बात है, लगाया है नहीं लगाया का क्या मतलब है, मैं डायरेक्ट ही बोल सकता था लोड है पावर को कंज्यूम करेगा, देख लो कर भी रहा है, P को भी कंज्यूम कर रहा है, Q को भी मतलब कर रहा है, तो फिर क्या मतलब हुआ, कहीं डिलीवर तो की ही नहीं उसने। ठीक है, चलो आपको दूसरा एग्जांपल करा देता हूं, यकीन हो जाएगा आपको। देखो, अगर मेरा लोड RL नहीं होके अगर मेरा लोड RC होता, लोड कैसा होता, मेरा RC होता। अब कहानी में ट्विस्ट आ जाता। कैसे, देखो लोड बनाना है, ये लोड बना दिया मैंने, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, ये वोल्टेज हो गया मान लो V विद एंगल 0, यहां से करंट आ रही है मान लो I। लोड कौन सा है, RC है, तो करंट क्या करेगी, वोल्टेज से लीड करेगी किसी ना किसी एंगल से। एंगल मान लो कितना है, थीटा है, तो वोल्टेज यहां है तो करंट यहां होगी। वोल्टेज का एंगल 0 है तो करंट का एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। सही है? अब बताओ ये RC लोड पावर को कंज्यूम कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। आपको सिर्फ ये देखना है कि एक्टिव पावर को कंज्यूम करेगा या डिलीवर करेगा, और रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करेगा या डिलीवर करना है, यह आपको बताना है। कैसे बताओगे, कहानी फिर से वही, क्या करना है फटाफट कर देता हूं। S इक्वल्स टू VI कॉन्जुगेट करना है सर, वोल्टेज की वैल्यू सर V विद एंगल 0 है, करंट की वैल्यू सर I विद एंगल थीटा है, और यहां पे लगाना है सर मुझे कॉन्जुगेट।
ठीक है, ओपन करूंगा क्या बनेगा सर, ये v विद एंगल 0 हो जाएगा और ये i विद एंगल माइनस थीटा हो जाएगा। मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होगा, v इंटू आई, एंगल क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, 0 प्लस माइनस थीटा बन जाएगा। पोलर फॉर्म है, r विद एंगल माइनस थीटा। ओपन करोगे क्या बनेगा सर, v इंटू आई दैट इज योर कोस ऑफ माइनस थीटा, वी आई कोस थीटा हो गया, प्लस सर j और ये हो जाएगा v ऑन टू आई और ये हो जाएगा सर साइन ऑफ माइनस थीटा। यही बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल सही है। और भी ओपन करोगे तो ये क्या बन जाएगा सर, ये हो जाएगा वी आई कोस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा होता है, और साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है सर, माइनस ऑफ साइन थीटा बन जाएगा। तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ जे वी आई साइन ऑफ थीटा बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, सही है। ये किसके बराबर आ रहा है सर, एस के बराबर आ रहा है। एस क्या होता है सर, एस तो मेरा पी प्लस जे क्यू होता है। अगर दोनों को कंपेयर करूं तो पी की वैल्यू क्या मिल रही है, तो पी की वैल्यू मिल रही है सर वी आई कोस थीटा, जो कि कैसी मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है। सही बात है, ओके। और क्यू की वैल्यू कैसी मिल रही है सर, क्यू इक्वल टू, देखो करो यहां प्लस है या माइनस है, मतलब माइनस ऑफ वी आई साइन थीटा मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बिल्कुल सही है। जो कि कैसा मिल रहा है सर, नेगेटिव मिल रहा है। मतलब क्यू की पी की वैल्यू मिल रही है पॉजिटिव और क्यू की वैल्यू कैसी आ गई आपकी, नेगेटिव आ गई। अब मैंने क्या बोला था, अगर वैल्यू मिले पॉजिटिव तो उसका बिहेवियर वैसा ही होता है जैसे एक्चुअल में होता है। लोड है, पॉजिटिव मिली वैल्यू तो मतलब लोड क्या करेगा, पावर को कंज्यूम करेगा, मतलब ये एक्टिव पावर को क्या कर रहा होगा, कंज्यूम कर रहा होगा। सही बात है। लेकिन क्यू के लिए वैल्यू कैसी मिल गई, नेगेटिव, तो बिहेवियर कैसा हो जाएगा, अपोजिट। लोड का काम होता है पावर को कंज्यूम करना, लेकिन इसके लिए क्यू की वैल्यू नेगेटिव मिल रही है, तो नेगेटिव मतलब अपोजिट बिहेवियर, मतलब ये रिएक्टिव पावर को क्या कर रहा होगा, डिलीवर कर रहा होगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो एक तो आरसी के लिए क्यू की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है, और दूसरी चीज अगर लोड आरसी होता है तो वो रिएक्टिव पावर को कंज्यूम नहीं करता है, रिएक्टिव पावर को क्या करता है, डिलीवर करता है। सही बात है नहीं है, तो लोड भी पावर को डिलीवर कर सकता है भाई साहब, आपका लोड भी पावर को डिलीवर कर सकता है। इसी तरीके से सर्किट में कोई सोर्स भी ऐसा हो सकता है जो पावर को क्या कर रहा हो, कंज्यूम कर रहा हो। सही बात है। पावर को डिलीवर किस तरीके से करते हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हो, पावर का कंजप्शन जो होता है वो किस तरीके से होता है उस चीज को आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है नहीं है, तो ये सारी कहानियां आपको समझ में आई होगी। ये मैंने इसलिए बताया था क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इसके ऊपर। ठीक है, ओके। अब हम हमारे टॉपिक से ना भटकते हुए वापस से टॉपिक के ऊपर आते हैं, क्योंकि हम हमारे बात कर रहे थे किसकी, पावर फैक्टर की। क्लियर है नहीं है, ओके। तो वहां पे आपके पावर की बात थी, इसलिए मैंने पावर का आपको समझ में आना कंपलसरी था। ओके, अब देखो सर, पावर फैक्टर था सर एक्टिव पावर डिवाइड बाई अपेरेंट पावर, मतलब टोटल पावर। ठीक है, मतलब पावर फैक्टर दिखाता है कि सर टोटल पावर में से आपकी अपेरेंट पावर कितनी है। और मेरा जो एस होता है सर, वो एस होता है सर पी प्लस जे क्यू, रियल वैल्यू इमेजिनरी वैल्यू। सही बात है, ओके। ये क्यू है आपका, ओके। अगर इस एस का मैं मैग्नीट्यूड देखूं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो क्या निकालूंगा सर, इसको मैं लिख सकता हूं कि मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। सही है, ओके। मतलब सर अगर मैं इसको ट्रायंगल में बनाऊं तो क्या बना सकता हूं सर, अगर मान लो एक्टिव पावर मेरी यहां है, P प्लस जे क्यू बनाना है, अगर P ये है तो आपका जे क्यू कहीं यहां होगा, और ये आपका सर इस तरीके से हो जाएगा, और ये हो जाएगा सर आपका पेरेंट पावर, और ये होती है आपकी थीटा, और इसी थीटा का कोसाइन वैल्यू कोस ऑफ थीटा, यही होता है मेरा पावर फैक्टर, जो होता है P अपॉन एस के बराबर। सही बात है, ओके। अब मैं यहां पे दो केस ले रहा हूं, क्या देखो, इस पावर फैक्टर को और अच्छे से मैं क्या लिख सकता हूं, पावर फैक्टर को और अच्छे से मैं ये लिख सकता हूं कि सर P डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ, एंड दिस इज योर P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो यहां से सर मुझे एक बात तो ये पता चल रही है, क्या पता चल रही है कि P ऊपर है, P नीचे है, पावर फैक्टर यहां पे। अगर मान लो इस Q की वैल्यू, अगर इस Q की वैल्यू बढ़ती है, अगर मान लो ये वाली वैल्यू बढ़ती है, तो नीचे की वैल्यू बढ़ेगी, और नीचे की वैल्यू बढ़ेगी तो पावर फैक्टर को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। पावर फैक्टर को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सही बात है। दूसरी चीज, अगर मान लो क्यू की वैल्यू घटती है तो ये पावर फैक्टर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब पावर फैक्टर का रिलेशन जो होता है वो किसके साथ है, रिएक्टिव पावर के साथ भी है।
अगर भाई अगर मान लो आपकी एक सोर्स ने एक फिक्स अमाउंट ऑफ पावर को डेवलप किया, सही बात है, अगर उसकी आपने लोड ने जो उससे डिमांड की, अगर वो फुल्ली एक्टिव पावर की डिमांड करेगा तो लोड का पावर फैक्टर अच्छा खासा होगा, सही बात है, क्योंकि उसमें एक्टिव पावर ज्यादा है तो P/S का रेशियो ज्यादा आएगा तो पावर फैक्टर ज्यादा आएगा, सही है। लेकिन अगर वो एक्टिव की डिमांड ना करके रिएक्टिव की डिमांड करेगा, अगर Q की वैल्यू ज्यादा होगी, सही बात है, तो Q की वैल्यू ज्यादा होगी तो आपका पावर फैक्टर कम हो जाएगा। मतलब पावर फैक्टर कम होने का मतलब होता है पावर फैक्टर का पुअर होना, और पावर फैक्टर पुअर होने का मतलब होता है कि रिएक्टिव पावर की डिमांड ज्यादा होना। भाई अगर एक लोड रिएक्टिव, अब यार एक बात बताओ, सोचो जरा माइंड में, आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। आपके घर में जो बिल आया वो बिल आया एक्टिव पावर का, क्योंकि एक्टिव पावर का आप करते हो कंजप्शन। रिएक्टिव पावर का मतलब सिर्फ इतना है कि आपके पास इंडक्टर और कैपेसिटेंस है, आपने क्या किया, पावर को सोर्स से मंगाया, इंडक्टर ने स्टोर किया, वापस रिलीज कर दिया, वापस से पावर चलेगी, फिर स्टोर किया, फिर रिलीज किया, फिर स्टोर किया, फिर रिलीज किया, लेकिन वो लॉस को नहीं दिखा रहा है, सही बात है नहीं है, बिल्कुल सही है। एक जनरेटर जो बना है वो किस लिए बना है, वो लोड को सेटिस्फाई कराने के लिए बना है, वो एक्टिव पावर को डिलीवर कराने के लिए बना है। लेकिन अगर तुम उससे ज्यादा रिएक्टिव पावर मंगाओगे तो क्या वो जो सोर्स है, क्या वो जनरेटर है, क्या उसका तुम परफेक्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या उसका परफेक्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हैं। अरे सर एक बड़ा ही सिंपल सी बात है, अगर तुम रिएक्टिव पावर के ऊपर ही चल रहे हो तो रिएक्टिव पावर के लिए मेरे पास दो कंपोनेंट है। कौन कौन से कंपोनेंट है सर, एक है, अभी हम लोगों ने दो पढ़ा था, RL लोड पढ़ा था, RC लोड पढ़ा था, तो वहां से ये बात पता लगी थी कि इंडक्टर जो था वो पावर को कर रहा था कंज्यूम, क्योंकि उसके लिए Q की वैल्यू कैसी मिल रही थी, पॉजिटिव मिल रही थी। लेकिन सर कैपेसिटर के लिए Q की वैल्यू नेगेटिव मिल रही थी, मतलब कैपेसिटर जो होता है वो रिएक्टिव पावर को डिलीवर करता है, बिल्कुल सही बात है। कैपेसिटर जो होता है वो रिएक्टिव पावर को डिलीवर करता है और इंडक्टर जो होता है वो रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करता है, सही बात है, ओके। और ये जो पावर को डिलीवर करता है वो पावर आपकी कौन सी होती है, तो वो पावर होती है आपकी लैगिंग रिएक्टिव पावर। अगर आपको कहीं भी पावर लिखा मिल जाए तो उसका मतलब कौन सी पावर होती है, लैगिंग रिएक्टिव पावर होती है, जो कैपेसिटर डिलीवर करता है और इंडक्टर कंज्यूम करता है, सही बात है नहीं है, ओके। लेकिन अगर वो आपके साथ में गेम खेल जाए, कभी कभी वो एग्जाम में गेम खेल जाता है, अगर वो सिर्फ लिख के दे आपको रिएक्टिव पावर तो उसका मतलब होता है लैगिंग रिएक्टिव पावर। लेकिन अगर वो पूरा लिख के दे दे, क्या लिख के दे दे, अगर वो लिख के दे दे आपका क्या, लीडिंग रिएक्टिव पावर, अगर ये लिख के दे दे आपको, ठीक है, कौन सी, लीडिंग रिएक्टिव पावर, तो इसका क्या मतलब है कि लीडिंग रिएक्टिव पावर जो होता है वो इंडक्टर डिलीवर करता है और कैपेसिटर क्या करता है, सेट उसको कंज्यूम करता है। मैंने पहले ही बोला था इंडक्टर और कैपेसिटेंस का जो आपका रिलेशन है वो बड़ा ही दोस्ताना वाला रिलेशन है। इंडक्टर को जो चाहिए होता है वो कैपेसिटर डिलीवर करता है और कैपेसिटर को जो चाहिए होता है वो इंडक्टर डिलीवर करता है, सही बात है। अब यार एक बात बताओ ना आप, भाई अगर मान लो आपका लोड इंडक्टिव है ना, तो आपको रिएक्टिव पावर की जरूरत है। अब उस रिएक्टिव पावर को आप सोर्स से क्यों मंगा रहे हो, सोर्स से मंगाओगे वो इतनी दूर से ट्रांसमिशन लाइन में से भेजेगा रिएक्टिव पावर को, वो आपके घरों में आएगी और घरों में आएगी, फिर तुम उसको कंज्यूम कर रहे हो और तुम उसका बिल भी नहीं दे रहे हो, सही बात है नहीं है। क्यों ना तुम तुम्हारे घर के वहीं पे एक कैपेसिटर इंस्टॉल कर लो, है, ताकि इंडक्टर की जितनी रिएक्टिव पावर की जरूरत है वो कैपेसिटर उसको डिलीवर कर देगा और आपका पावर फैक्टर को इंप्रूव कर देगा, सही बात है कि नहीं है, ओके। तो सबसे पहले तो पावर फैक्टर मेरा ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, और कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि अगर Q की वैल्यू ज्यादा हुई, अगर लोड को ज्यादा रिएक्टिव पावर की डिमांड है तो इसका मतलब मेरा पावर फैक्टर कम है। इसका मतलब यह हुआ कि जो मेरा S है, जो कि एक्चुअल में आपका √P² + Q² है, अगर मान लो ये S आपका फिक्स है और अगर इसमें Q की वैल्यू ज्यादा है तो P की वैल्यू कम होगी। अरे जनरेटर तो एक्टिव पावर को डिलीवर करने के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन तुम उसका यूज रिएक्टिव पावर को डेवलप करने में ले रहे हो, सही है। तो क्या तुमने सिस्टम को अच्छा बनाया क्या, नहीं, तुमने सिस्टम को बुरा बना दिया, तुमने सिस्टम को बुरा बना दिया। मतलब पावर फैक्टर कम पाया जाना आपके सिस्टम के लिए एक अभिशाप है, एक बुराई है उसकी। तो इसलिए सिस्टम का पावर फैक्टर कभी भी कम नहीं होना चाहिए, इसलिए हम हमारे सिस्टम को हमेशा अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, सही बात है नहीं है। चलो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल हो गया। अब मैं आपको और भी कहानियां समझाता हूं कि पावर फैक्टर अगर कम होता है ना तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि फटाफट से पावर फैक्टर को बढ़ाओ वरना सिस्टम बड़ा खराब हो जाएगा। क्यों, क्या सिर्फ इसका इतना सा ही रीजन है या इसके और भी कई सारे रीजन है, या ये और भी बहुत सारी चीजों को अफेक्टेड करता है। ध्यान से समझना, समझ में आएगी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, समझो। अगर मान लो आपका पावर फैक्टर पुअर है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि आपका पावर फैक्टर लो है। पावर फैक्टर लो है मतलब आपको जो रिएक्टिव पावर चाहिए वो रिएक्टिव पावर चाहिए ज्यादा, सही है, ओके। समझना, ये है मेरा सोर्स जनरेटर,
समझोगे फटाफट समझ में आ जाएगा। Vs, यहां से करंट आई Is, ये पूरी की पूरी है मेरी ट्रांसमिशन लाइन, और ट्रांसमिशन लाइन के बाद में यहां जाके लगा हुआ है मेरा लोड। अब इस लोड ने की है डिमांड, और इस लोड का जो पावर फैक्टर है वो पावर फैक्टर मान लो आपका कैसा है, लो है। लोड है, अगर लो पावर फैक्टर है तो ये हाईली रिएक्टिव पावर को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। रिएक्टिव पावर कहां से मंगाएगा, सोर्स के पास से मंगाएगा। मान लो इसका वोल्टेज है Vs, तो इसका वोल्टेज यहां से यहां पे कितना आ जाएगा, VR आ जाएगा। सही है, ओके। तो पहली चीज, अगर रिएक्टिव पावर ज्यादा है तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि रिएक्टिव पावर का जो रिलेशन होता है वो किसके साथ में होता है, वोल्टेज डिफरेंस के साथ में। भाई रिएक्टिव पावर का फ्लो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वोल्टेज के डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर रिएक्टिव पावर की डिमांड ज्यादा है तो मतलब वोल्टेज में डिफरेंस ज्यादा है, और वोल्टेज यहां पे कौन कौन से है सर, आपका Vs है और आपका कौन है, VR है। सही बात है नहीं है, मतलब अगर मान लो VR आपका 100 है तो Vs आपका 150 है। सही बात है नहीं है, मतलब इन दोनों में वोल्टेज डिफरेंस ज्यादा है। अब यार एक बात बताओ, इसमें वोल्टेज डिफरेंस ज्यादा है, ये बहुत कम है, ये बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि V ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, मतलब ट्रांसमिशन लाइन के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो वोल्टेज ड्रॉप आपका काफी ज्यादा है। यही हुआ कि नहीं हुआ, मतलब भाई यही हुआ ना, बिल्कुल सही है। क्योंकि Vs क्या होता है, Vs यही होता है कि लोड पे कितना मिल रहा है प्लस ट्रांसमिशन लाइन के अक्रॉस कितना है, यही तो होता है, बिल्कुल यही होता है सर। अब अगर मान लो अगर Q की वैल्यू ज्यादा है तो मतलब Vs माइनस VR की वैल्यू हाई है, इसकी वैल्यू ज्यादा है और इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो मतलब V ऑफ ट्रांसमिशन लाइन की वैल्यू ज्यादा है। अब यार एक बात बताओ, तुम्हारा पर्पज क्या था, हमारा पर्पज ये था कि वोल्टेज जो डेवलप हो वो ज्यादा से ज्यादा लोड के पास पहुंचे, लेकिन यहां तो ये हो रहा है कि रिएक्टिव पावर की ज्यादा डिमांड है तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा है, तो ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप तो ट्रांसमिशन लाइन के क्रॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही है। तो पहली बात तो क्या हुई, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है हमारा, अरे सर वोल्टेज रेगुलेशन यही तो होता है कि Vs और VR में कितना डिफरेंस है, इसी चीज को तो वोल्टेज रेगुलेशन दिखाता है। सही बात है, अगर दोनों में डिफरेंस ज्यादा है तो इसका मतलब आपका वोल्टेज रेगुलेशन कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और वोल्टेज रेगुलेशन का ज्यादा होना अच्छी बात है क्या, नहीं सर, वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ा था हम लोगों ने, वोल्टेज रेगुलेशन जितना मिनिमम हो उतना ही मेरे लिए बेटर होता है। सही बात नहीं है, मतलब मैं ये चाहता हूं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कम से कम हो। अगर इनके बीच में कम से कम डिफरेंस होगा तो ट्रांसमिशन लाइन के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मिनिमम होगा, मतलब जितना वोल्टेज डेवलप करेगा ना जनरेटर वो ज्यादा से ज्यादा कहां पहुंच रहा होगा, लोड के पास पहुंच रहा होगा कि नहीं होगा ऐसा, बिल्कुल सही है। तो सर वोल्टेज रेगुलेशन हाई मिल रहा है, मतलब वोल्टेज रेगुलेशन आपको बुरा मिल रहा है। आप बोल सकते हो कि आपका वोल्टेज रेगुलेशन भी कैसा हो गया, पुअर हो गया। देख रहे हो आप, अगर पावर फैक्टर खराब हुआ तो वोल्टेज रेगुलेशन भी खराब हो गया। समझ में आई बात, बिल्कुल सही बात, वोल्टेज रेगुलेशन भी खराब हो गया। और समझो ध्यान से, क्या हुआ, इसमें और इसमें डिफरेंस ज्यादा हो गया। तो अगर मैंने बोला कि यहां पे जो करंट फ्लो हो रही है यहां से यहां, अगर मुझे ये निकालनी है सपोज दैट, तो मान लो ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस Z है, तो अगर यहां से यहां करंट जाएगी तो कैसे निकालूंगा, I को कैसे निकालते हो, यहां का वोल्टेज माइनस यहां का वोल्टेज डिवाइड बाई इंपीडेंस, यही होता है। तो क्या बोलोगे, Vs माइनस VR अपॉन Z, यही बोलोगे ना, बिल्कुल सही है। अगर पावर फैक्टर कम है तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा है, तो मतलब अगर ये वाली वैल्यू आपकी कैसी मिल रही है, हाई मिल रही है। अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा है, हाई है दोनों का डिफरेंस, तो इसका मतलब करंट की वैल्यू कैसी है, ज्यादा है। करंट भी कैसा है, ज्यादा रहेगा। बताओ रहेगा कि नहीं रहेगा, मतलब पावर फैक्टर अगर कम हो गया, अगर आपके लोड का पावर फैक्टर कम है, इसका मतलब ट्रांसमिशन लाइन में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू ज्यादा है। सही बात है ना, बिल्कुल सही है। मतलब देखो, पावर फैक्टर का पहला रिलेशन रिएक्टिव पावर से, रिएक्टिव पावर का रिलेशन वोल्टेज डिफरेंस से, वोल्टेज डिफरेंस का रिलेशन करंट से। अब अगर इसमें होते हुए ज्यादा करंट गई तो भाई ट्रांसमिशन लाइन में एक कंपोनेंट और होता है रेजिस्टेंस। क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन का थोड़ा बहुत क्या भी होता है, रेजिस्टेंस भी होता है। भाई ट्रांसमिशन लाइन का थोड़ा बहुत क्या भी होता है, रेजिस्टेंस भी होता है। और उस रेजिस्टेंस की वजह से सिस्टम में क्या होते हैं, लॉस होते हैं। और वो लॉस क्या होते हैं ट्रांसमिशन लाइन के, I2R होते हैं। और अगर करंट की वैल्यू तुम्हारी बढ़ी तो क्या सिस्टम में आपके जो लॉस होंगे, क्या जो लॉस होंगे, क्या वो लॉस बढ़ना शुरू नहीं हो जाएंगे क्या, बताओ। अरे बढ़ना शुरू होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। पावर फैक्टर कम हुआ, रिएक्टिव पावर की डिमांड ज्यादा हुई, रिएक्टिव पावर की डिमांड ज्यादा हुई तो वोल्टेज में डिफरेंस ज्यादा हो गया, वोल्टेज में डिफरेंस ज्यादा हुआ तो वोल्टेज रेगुलेशन बुरा हो गया। तो पहली प्रॉब्लम तो ये होगी कि वोल्टेज रेगुलेशन खराब होता है।
सही बात है। दूसरी चीज, वोल्टेज रेगुलेशन खराब हो गया, वोल्टेज में डिफरेंस बढ़ा, वोल्टेज में डिफरेंस बढ़ा तो ट्रांसमिशन लाइन में करंट बढ़ जाएगी, ट्रांसमिशन लाइन में करंट बढ़ेगी तो जब इसमें से हाई करंट का फ्लो होगा तो ट्रांसमिशन लाइन के रेजिस्टेंस की वजह से ट्रांसमिशन लाइन में होने वाले लॉसेज बढ़ जाएंगे। अब अगर यहां से पावर गई, यहां से तुमने कोई पावर को भेजा और ट्रांसमिशन लाइन में ही बहुत ज्यादा लॉस हो गए तो क्या आउटपुट में मिलने वाली पावर कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल सही बात है सर। तो लॉस अगर बढ़ जाएंगे तो लोड के पास जो पावर पहुंच रही होगी या आउटपुट में जो पावर पहुंच रही होगी वो आपको कैसी मिलेगी? कम मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल करेक्ट है। और अगर ये कम मिल रही है तो सर सिस्टम की एफिशिएंसी क्या होती है? तो सर सिस्टम की एफिशिएंसी होती है पी आउटपुट डिवाइड बाई पी इनपुट। ये सोर्स ने भेजी लेकिन लॉस बहुत ज्यादा हो गए तो आपको पी आउटपुट कम मिल रहा है। अगर ये कम मिल रहा है तो इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी है, वो एफिशिएंसी कैसी है? कम है। मतलब आपकी एफिशिएंसी भी खराब हो गई। समझ रहे हो? वोल्टेज रेगुलेशन बुरा हो गया, एफिशिएंसी बुरी हो गई, लॉस आपके बढ़ गए, ट्रांसमिशन लाइन के क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस बढ़ गया, ट्रांसमिशन लाइन में करंट बढ़ गया। देखो, एक वोल्टेज रेगुलेशन, एक पावर फैक्टर के बुरे होने से इतना काम होता है। सही बात है। मतलब मैं कभी नहीं चाहता कि ट्रांसमिशन लाइन में ज्यादा रिएक्टिव पावर का फ्लो हो। समझ रहे हो ना? रिएक्टिव पावर के ज्यादा फ्लो होने की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम हो जाती है। सही बात है, बिल्कुल करेक्ट है। तो और क्या हो सकता है? और जरा ध्यान से समझो, एक पॉइंट और बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? जैसे भाई एक बात बताओ, मान लो ये आपका एक ट्रांसफार्मर है, बीच में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं कि नहीं लगे होते हैं? भाई जनरेटर के बाद में ट्रांसफार्मर ही लगा हुआ होता है, स्टेप अप फिर आगे जाके स्टेप डाउन होता है। मतलब ट्रांसफार्मर भी होते हैं बीच में हमारे, होते हैं नहीं होते हैं? होते हैं। अब ट्रांसफार्मर की खास बात यह है कि इसमें तुम जितना इनपुट में देते हो उतना ही आउटपुट में देता है। मान लो ये S1 आपने इनपुट में दिया, S2 आपको आउटपुट में मिला, तो S1 इक्वल टू S2 होता है। मतलब ये जो वर्क करते हैं, ये वर्क करते हैं किसके ऊपर? अपेरेंट पावर के ऊपर। सही बात है, कॉम्प्लेक्स पावर के ऊपर। सही है। अब ये S1 और S2 जो है ये दोनों है आपके P प्लस JQ, है नहीं है? P1 P प्लस JQ होता है S। सही बात है। अगर तुम्हारे रिएक्टिव पावर की डिमांड बढ़ी, अगर इस Q की वैल्यू आपकी क्या हो रही है? बढ़ रही है। भाई एक बात बताओ, जैसे मान लो आपने जो लोड लगा रखा है उसको एक फिक्स मान लो 10 मेगावाट की पावर चाहिए, तो एक्टिव पावर मान लो आपकी उसके ऊपर क्या है? फिक्स है। लेकिन रिएक्टिव कंपोनेंट अगर बढ़ रहा है, मान लो पहले रिएक्टिव कंपोनेंट आपका 10 था, ठीक है, 10 आपका VAR, इतना आपका क्या है था? रिएक्टिव कंपोनेंट था। अब ये रिएक्टिव कंपोनेंट मान लो बढ़ जाता है और ये बढ़ के हो जाता है मान लो कितना? 12, तो रिएक्टिव पावर की वैल्यू बढ़ रही है। मतलब आपका पावर फैक्टर कैसा हो रहा है? पुअर हो रहा है। समझ में आई बात? भाई रिएक्टिव पावर की वैल्यू बढ़ेगी मतलब पावर फैक्टर कैसा होता जा रहा है? खराब होता जा रहा है, पुअर होता जा रहा है। सही है। तो हुआ क्या? हुआ ये कि सर ये जो S था, S जो था ये आपका P प्लस JQ था। अब ये P की वैल्यू तो चेंज नहीं हुई, ये P की वैल्यू तो मेरी फिक्स है, अभी भी कैसी है? कांस्टेंट है। लेकिन ये Q की वैल्यू है ना, ये बढ़ गई। ये जो Q की वैल्यू है ये बढ़ गई। अगर ये बढ़ गई तो S की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मतलब उतनी ही पावर, अभी भी वो एक्टिव पावर तो उतनी ही डिलीवर कर रहा है। जो आपके ट्रांसफार्मर वगैरह जो होते हैं वो उतनी ही एक्टिव पावर को डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन पावर फैक्टर कम होने की वजह से रिएक्टिव पावर की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर रिएक्टिव पावर की डिमांड बढ़ जाएगी तो S की वैल्यू बढ़ जाएगी। S की वैल्यू बढ़ जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां से ज्यादा पावर का इनपुट होगा और ज्यादा पावर आगे जाएगी। मतलब इसके ऊपर क्या बढ़ जाएगी? लोडिंग बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? लोडिंग बढ़ जाएगी। ज्यादा पावर आएगी, ज्यादा आगे भेजेगी। और बिना मतलब की पावर है। सही बात है नहीं है? मतलब की पावर तो कौन सी है? एक्टिव पावर है। सही बात है ना? ये है मतलब की पावर। तो रिएक्टिव पावर जो है वो भी आपके ट्रांसफार्मर में होते हुए अगर जाएगी तो आपका सिस्टम ओवरलोडेड हो जाएगा, उसके ऊपर लोडिंग बढ़ जाएगी। सही बात है। तो पावर फैक्टर कम होने की वजह से जो आपके इक्विपमेंट्स लगे हुए होते हैं, ट्रांसफार्मर वगैरह जो लगे हुए होते हैं, वो आपके कैसे हो जाते हैं? ओवरलोडेड हो जाते हैं। इसलिए हम हमेशा पावर फैक्टर को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। पावर फैक्टर को अच्छा बनाओगे तो वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होगा, आपके ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेज कम होंगे, आपकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। सही बात है नहीं है? और आपके सिस्टम के जो इक्विपमेंट होंगे वो आपके ओवरलोडेड नहीं होंगे। आपके जो सीक्वेंस है उसके जो इक्विपमेंट होंगे वो भी आपके अच्छे पाए जाएंगे। सही बात है कि नहीं है? जैसे मान लो एक लोड था S, सही है, उसको P प्लस JQ इतनी पावर चाहिए थी। ओके, ठीक है। मान लो ये उसकी एक्टिव पावर थी इतनी और उसे इतनी रिएक्टिव पावर उसे चाहिए थी। ओके, देखो Q ये P है, तो यहां से यहां का ये जो होगा ये उसका कहलाएगा एंगल थीटा और ये उसकी पावर हो गई S। तो सर यहां पे इसका पावर फैक्टर कोस ऑफ थीटा जो है वो कोस ऑफ थीटा हो जाएगा आपका P बाई S। सही है।
अब आप चाहते हो कि आपका पावर फैक्टर अच्छे से अच्छा हो, यही चाहते हो ना आप, सही बात है। तो अगर पावर फैक्टर अच्छे से अच्छा हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए, रिएक्टिव पावर की डिमांड मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए, सही बात है। ओके, मान लो पहले रिएक्टिव पावर इतनी चाहिए थी और मान लो मैंने दोबारा से एक रिएक्टिव पावर का कंपोनेंट लगा के, अब अगर मान लो आपको रिएक्टिव पावर इतनी चाहिए, मैंने क्या किया, रिएक्टिव पावर को कम कर दिया। रिएक्टिव पावर की डिमांड को अगर मान लो मैं कम कर दूं, तो कम कर लूंगा तो मेरा के सिस्टम में क्या हो जाएगा कि अब आपका P ये है, Q आपका नया ये है, तो अब आपका डायग्राम बन जाएगा ऐसा, ये बन जाएगा आपका S डैश, ये बन जाएगा आपका थीटा डैश। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा, सही बात है नहीं है। तो एक ट्रायंगल तो ये है पूरा ब्लैक वाला, एक ट्रायंगल ये है पूरा व्हाइट वाला। अगर आप दोनों को समझोगे तो ब्लैक वाले एंगल का एंगल है आपका कितना, थीटा, इसका कितना है आपका थीटा डैश। अगर दोनों को देखो तो थीटा की वैल्यू ज्यादा है और थीटा डैश की वैल्यू कम है कि नहीं है, सही बात है। अगर आप कोस की बात करो कि कोस ऑफ थीटा और कोस ऑफ थीटा डैश, तो आप क्या जानते हो कि सर कोस में अगर थीटा की वैल्यू ज्यादा होती है तो वैल्यू कम मिलती है, और थीटा की वैल्यू कम होती है तो कोस थीटा की वैल्यू ज्यादा मिलती है। तो कम कौन सा है, ये वाला है, मतलब ये वाली वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी, सही बात है। तो मतलब ये वाला जो पावर फैक्टर, कोस थीटा क्या होता है, पावर फैक्टर होता है, ये भी क्या है, पावर फैक्टर है। तो ये जो पावर फैक्टर है, और इसको मैं बोल देता हूं पावर फैक्टर आपका डैश वाला, तो मतलब ये वाला पावर फैक्टर ज्यादा है और ये वाला पावर फैक्टर आपका कम है या नहीं है। मतलब ये पावर फैक्टर अच्छा है, ये पावर फैक्टर बुरा है। अगर इन दोनों को आप ध्यान से देखोगे तो इस वाले पावर फैक्टर के लिए जो रिएक्टिव पावर चाहिए थी, ये कौन सा है, थीटा वाला है, तो इसके लिए वैल्यू थी Q, और इसके लिए वैल्यू क्या थी, Q डैश थी या नहीं था। अगर दोनों में रिलेशन देखो ना तो Q की वैल्यू ज्यादा है और Q डैश की वैल्यू कम है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, अगर रिएक्टिव पावर की डिमांड जितनी कम होगी, रिएक्टिव पावर की डिमांड जितनी कम होगी, मेरा पावर फैक्टर उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। मतलब एक सिस्टम के पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए आपको क्या करना कंपलसरी है, तो सर मुझे जो है रिएक्टिव पावर की डिमांड को मिनिमम से मिनिमम करना है। अगर रिएक्टिव पावर की डिमांड मेरी मिनिमम से मिनिमम हो गई तो मेरा काम बन जाएगा, सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। सर प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे जो लोड होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो मेरे जो लोड होते हैं वो लोड मेरे सर लैगिंग होते हैं। कौन से होते हैं, लैगिंग का मतलब कौन से लोड होते हैं, RL लोड होते हैं। कौन से लोड होते हैं सर, RL लोड होते हैं। अब देखो रेजिस्टेंस जो होता है वो तो एक्टिव पावर के ऊपर वर्क करता है, उसे रिएक्टिव पावर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटेंस को रिएक्टिव पावर से लेना देना होता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में लगा है इंडक्टर क्या करेगा, रिएक्टिव पावर की डिमांड करेगा, सही बात है। कोई भी सप्लाई करो लेकिन मुझे सप्लाई करो क्योंकि मुझे रिएक्टिव पावर चाहिए, सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। अब अगर ये रिएक्टिव पावर सोर्स से मंगाएगा, सोर्स से अगर रिएक्टिव पावर को मंगाएगा तो आपका पावर फैक्टर कम हो जाएगा, और आपको पता है कि पावर फैक्टर कम हो जाता है तो आपके सिस्टम में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है सर, काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत पंगे हो जाते हैं मेरी जिंदगी में, होते हैं कि नहीं होते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन बिगड़ जाता है सर, एफिशिएंसी मेरी बिगड़ जाती है सर, लॉस मेरे इंक्रीज हो जाते हैं सर, इक्विपमेंट्स मेरे ओवरलोडेड हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं। पूरा प्रूफ दे चुका हूं, बिल्कुल सही बात है। तो सर क्या करूं बेटा, मैं ये चाहता हूं कि आपका पावर फैक्टर अच्छे से अच्छा हो, तो पावर फैक्टर को अच्छा बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए कि रिएक्टिव पावर की डिमांड कम से कम होनी चाहिए। अब ये तो रिएक्टिव पावर की डिमांड कर रहा है, इंडक्टर है, सही बात नहीं है। तो मैं क्या करूं यार, मुझे रिएक्टिव पावर तो चाहिए क्योंकि लोड डिमांड कर रहा है। अब लोड को तो चाहिए कोई भी दे। अब अगर हम खुद उसको प्रोवाइड कर देंगे तो वो किसी और से नहीं मांगेगा, और हम उसको नहीं देंगे तो वो सोर्स से बोलेगा कि भाई तू मुझे दे, और सोर्स से बोलेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, सही बात है कि नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं कि अगर मान लो आपका ये लोड है, ये लोड है आपका और इसे रिएक्टिव पावर चाहिए, तो हमें एक बात पता है ना बेटा, क्या पता है कि इंडक्टर जो पावर को कंज्यूम करता है वो होती है लैगिंग रिएक्टिव पावर, और लैगिंग रिएक्टिव पावर को जो इंसान डिलीवर करता है वो इंसान कौन होता है, कैपेसिटर होता है। ये पावर को डिलीवर कर देगा, ये इसको क्या कर देगा, कंज्यूम कर देगा। तो क्या यहां से आने वाली पावर जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। तो क्या हुआ सर, पहले क्या था कि जब ये कैपेसिटर में नहीं लगाऊंगा तो इस इंडक्टर को जितनी पावर चाहिए थी वो पूरी की पूरी पावर आपका कौन भेज रहा था, यहां से सोर्स भेज रहा था। पावर फैक्टर आपका क्या था, कम था। मैंने क्या किया, यहां पे कैपेसिटर लगा दिया। जैसे ही कैपेसिटर लगाऊंगा, कैपेसिटर ने रिएक्टिव पावर को किया डिलीवर करेगा, तो इंडक्टर इसे क्या कर जाएगा, कंज्यूम कर जाएगा। तो अब जो सोर्स से पावर आई जाएगी वो आपकी कितनी होगी, QL माइनस QC होगी। तो क्या रिएक्टिव पावर की डिमांड कम कर दी ना मैंने, बिल्कुल कर दी।
और रिएक्टिव पावर कम होता है तो मतलब पावर फैक्टर क्या हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है। मतलब पावर फैक्टर को हम लोग इंप्रूव कैसे करते हैं, कैपेसिटर कनेक्ट करके। कैसे करते हैं, कैपेसिटर कनेक्ट करके हम पावर फैक्टर को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ऐसा डायग्राम है, ये आपका एक्टिव पावर था, ठीक है, किधर भी बना दो, ऊपर बना दो नीचे बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके रिएक्टिव पावर की डिमांड थी, Q ऑफ L, इंडक्टर को इतनी चाहिए थी, तो ये आपका डायग्राम बन रहा था, ये था आपका S, ये था आपका थीटा, ये आपका पावर फैक्टर था पहले जब कैपेसिटर नहीं था। सही बात है नहीं है, cos ऑफ थीटा। जैसे ही तुमने कैपेसिटर लगाया, थोड़ी सी पावर कैपेसिटर ने डिलीवर कर दी। मान लो कैपेसिटर ने जो डिलीवर की वो पावर मान लो इतनी थी, ये है आपका Q ऑफ C, इतनी पावर को कैपेसिटर ने डिलीवर कर दी। सही बात है नहीं है, बिल्कुल सही है। तो मान लो यहां से लेके ये इतनी पावर को कैपेसिटर ने डिलीवर कर दी, तो ये अब आपकी इतनी जो पावर बची, ये पावर अब आपकी कहां से आएगी, ट्रांसमिशन लाइन से आएगी। तो अब आपकी जो नई पावर बन जाएगी Q डैश, वो आपकी कितनी बन जाएगी सर, वो मेरी बन जाएगी QL माइनस QC के बराबर। बताओ बनेगी कि नहीं बनेगी, ये Q है सारे, बनेगी। तो अब आपका रिएक्टिव पावर का डिमांड इतना हो गया है, ये आपका एंगल हो गया है थीटा डैश। क्या आपका एंगल पहले से कम हो गया कि नहीं हो गया, सही बात है। तो क्या पावर फैक्टर इंप्रूव हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल करेक्ट है, सही बात है। तो एक कैपेसिटर को कनेक्ट करके मैं पावर फैक्टर को क्या कर सकता हूं, इंप्रूव कर सकता हूं। सारी कहानी आई थिंक आप लोगों के क्लियर होगी, सही है। पावर फैक्टर इज द कोसाइन एंगल बिटवीन द सोर्स वोल्टेज एंड द सोर्स ऑफ करंट, मतलब इट्स योर कॉस ऑफ थीटा, ओके। या यू कैन से इट्स योर रियल पार्ट, इट्स योर रियल पार्ट विद योर टोटल पार्ट, या रियल एनर्जी विद योर टोटल एनर्जी, या V ऑफ R डिवाइड बाई ओवर V। सही बात है नहीं है, कुछ भी बोल सकते हो, या I ऑफ R डिवाइड बाई टोटल करंट, ओके, जैसे भी आपको बोलना हो। ओके, आगे चलो। तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर हो जाएगा आपका cos थीटा, VR अपॉन VS बोल सकते हो, दैट इज योर वोल्टेज ट्रायंगुलर। ओके, देख लो R XL Z है, क्या हो जाएगा, R बाई Z बन जाएगा। अगर ऐसा है तो क्या बनेगा, P बाई Q बनेगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो क्या बनेगा, वोल्टेज और करंट के बीच में इसका पावर फैक्टर कैसा आएगा, यूनिटी आएगा। इसका पावर फैक्टर जो होगा वो कैसा आएगा सर, 90 डिग्री का एंगल है तो पावर फैक्टर 0 आएगा, 90 डिग्री। आगे चलो, कैपेसिटर अगेन 90 डिग्री, पावर फैक्टर 0। RL सर कुछ एंगल होगा, करंट लैग करेगी वोल्टेज से किसी एंगल से, क्योंकि लोड कैसा है, RL है। आगे चलो, अगर सर मेरा RC हुआ, ये C हो गया, ये R हो गया, तो सर करंट लीड करेगा वोल्टेज से किसी ना किसी एंगल से। अगर वोल्टेज यहां होगा तो करंट कुछ ऐसा आएगा, सही बात है, विद एंगल थीटा। और यही आपका क्या कहलाता है, पावर फैक्टर एंगल कहलाता है। ओके, दैट्स योर इंडक्टर। हाँ, एक चीज को और समझ लेना, ये पावर फैक्टर से अलग डाल दिए मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये इसलिए डाला है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो अधिकतर 1-2 बार इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन होता है, सुनो, प्रैक्टिकल लाइफ में सोर्स कितने तरह के होते हैं, ठीक है। वो बोलता है कि सोर्स कितने तरह के होते हैं, तो आपका आंसर होता है सर, दो सोर्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है वोल्टेज सोर्स और एक होता है करंट सोर्स, ठीक है। ओके, तो वो आपसे पूछेगा कि क्या आप लोगों ने कभी करंट सोर्स देखा है, बताओ कोई करंट सोर्स देखा है आप लोगों ने, नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे अधिकतर जितने भी सोर्स पाए जाते हैं वो वोल्टेज सोर्स पाए जाते हैं, बैटरी वगैरह, सही बात है कि नहीं है, तो अधिकतर हमारे वोल्टेज सोर्स पाए जाते हैं। तो वो फिर पूछता है कि अगर मान लो एक वोल्टेज सोर्स को मुझे एक करंट सोर्स बनाना है, एक वोल्टेज सोर्स को मुझे क्या बनाना है, एक करंट सोर्स बनाना है, तो बताओ एक वोल्टेज सोर्स से मैं एक करंट सोर्स कैसे बना सकता हूं, सही बात है कि नहीं। अब सुनो यार, वोल्टेज सोर्स का क्या मतलब है, सोर्स का मतलब क्या होता है, पावर को डिलीवर करना। वोल्टेज सोर्स का मतलब है कि वो हमेशा एक फिक्स अमाउंट ऑफ वोल्टेज को डिलीवर करेगा, एक फिक्स वोल्टेज रहेगा उसके ऊपर, हमेशा कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। और करंट सोर्स का मतलब क्या है भाई, जैसे मैंने एक करंट सोर्स बनाया, मान लो मैंने बोला ऐसे करके मैंने लिख दिया, मैंने बोला एक 2 एम्पियर, यही है ना करंट सोर्स। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमेशा यहां से एक हमेशा 2 एम्पियर की करंट जाएगी और ये करंट कभी भी चेंज नहीं होगी। अगर मान लो मैंने बोल दिया कि एक बैटरी है इस तरीके से 10 वोल्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे और यहां पे इन टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज डिफरेंस हमेशा 10 वोल्ट रहेगा और वो कभी भी चेंज नहीं होगा। यही होता है ना बैटरी का मतलब, ये वोल्टेज सोर्स हो गया, ये करंट सोर्स हो गया, ठीक है। ये बोल रही है कि इस ब्रांच में करंट हमेशा 2 एम्पियर रहेगी भाई, अब चेंज नहीं होगी क्योंकि सोर्स लग रहा है। मतलब करंट सोर्स का मतलब ये होता है कि उसमें करंट की वैल्यू हमेशा एक कांस्टेंट बनी रहे और कभी भी चेंज ना हो। वोल्टेज सोर्स का मतलब ये है कि उसके टर्मिनल पे वोल्टेज हमेशा फिक्स रहे और वो कभी भी चेंज ना हो। ओके, अब देखो, अगर ये बैटरी है और इस बैटरी को मुझे इस तरीके से बनाना है कि इसमें से जाने वाली करंट कभी भी चेंज ना हो और हमेशा एक फिक्स वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू पे वो बनी रहे, तो मतलब इसका बिहेवियर किसकी तरह हो जाएगा, एक करंट सोर्स की तरह हो जाएगा। क्योंकि करंट सोर्स भी ऐसा ही होता है कि हमेशा उसमें करंट की वैल्यू सेम होती है, सही है। तो एक वोल्टेज से करंट सोर्स बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में यहां पे हम लोग क्या लगाते हैं,
एक इंडक्टर लगा देते हैं, एक बहुत बड़ा इंडक्टर यहां पे लगा देते हैं, एक लार्ज इंडक्टर लगा देते हैं। तो सर ये इंडक्टर करता क्या है कि बेटा इस इंडक्टर की ना एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है कि इंडक्टर जो होता है इसके अक्रॉस अगर आप लोगों ने कभी वोल्टेज भी देखा हो तो ये आपका एल डी आई बाई डी टी के बराबर होता है। मतलब ये जो होता है ना इंडक्टर, ये आपके करंट में होने वाले चेंज कि करंट की वैल्यू में जो चेंज होता है उस चेंज का ये क्या करता है, अपोज करता है। उस चेंज का क्या करता है, ये अपोज करता है। मतलब करंट में चेंज जो होते हैं उस चेंज को नहीं होने देता है या होने वाले चेंजेस को रोकता है। कौन रोकता है, एक इंडक्टर रोकता है। अगर तुमने बहुत भारी वैल्यू का इंडक्टर लगा दिया तो वो उसकी करंट में कभी चेंज ही नहीं होने देगा। सही बात नहीं है? तो वोल्टेज सोर्स के सीरीज में अगर तुमने एक लार्ज इंडक्टर लगा दिया तो इधर से निकलने वाली जो करंट होगी उसके मैग्नीट्यूड में वो कभी चेंज नहीं होने देगा और उस मैग्नीट्यूड को फिक्स बनाए रखेगा। सही बात नहीं है? क्यों? क्योंकि इंडक्टर जो होता है वो करंट में चेंज का क्या करता है, अपोज करता है, सडन चेंज को अलाउ नहीं करता है। क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। तो एक वोल्टेज सोर्स का बिहेव अप्रोक्सीमेटली किसकी तरह हो जाएगा, एक करंट सोर्स की तरह हो जाएगा। तो ये 2-3 इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये आप लोगों को यहां पे डाल दिया कि अगर एक वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स बनाना है तो उसके सीरीज में आपको क्या लगा देना है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ इंडक्टर लगा देना है। ठीक है, ओके। अब आगे चलो, इतनी सी कहानी थी। इन रियल टाइम सिस्टम लोड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इन रियल टाइम सिस्टम इंडिपेंडेंट करंट सोर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? इंडिपेंडेंट करंट सोर्स नहीं पाया जाता। तो कैसे बनाते हैं, तो इंडक्टर ऑलवेज टेक्स द, तो ये इस तरीके से कनेक्ट करके बना दिया जाता है। आगे देखो, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि इंडक्टर जो होता है, ये एल है, इंडक्टर जो होता है वो आपके लैगिंग रिएक्टिव पावर को क्या करता है, कंज्यूम करता है, और ये जो होता है ये आपकी लीडिंग रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपको कहीं मिल जाए लिखा हुआ रिएक्टिव पावर तो उस रिएक्टिव पावर का मतलब होता है लैगिंग रिएक्टिव पावर। ठीक है, तो अगर आपको मिल जाए रिएक्टिव पावर तो इसका मतलब है कि इंडक्टर कंज्यूम करेगा और कैपेसिटर डिलीवर करेगा। सही है? लेकिन अगर वो क्लियरली लिख दे कि लीडिंग रिएक्टिव पावर तो फिर उल्टा हो जाएगा, तो फिर उसको इंडक्टर डिलीवर करेगा और कैपेसिटर उसे कंज्यूम करेगा। ओके, यहां पे लिखा हुआ भी है कि इंडक्टर ऑलवेज टेक्स द लैगिंग रिएक्टिव पावर एंड ऑलवेज सप्लाई द लीडिंग रिएक्टिव पावर। दैट वन, देखो अगर ये करंट है, ये वोल्टेज है, अब आपको ये देखना है कि कौन कंज्यूम कर रहा है, कौन डिलीवर कर रहा है। क्या करना लगाया, एस इक्वल टू वी आई कॉन्जुगेट लगा देना है। पावर फैक्टर पी अपॉन एक्स होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई को ये लिख सकते हो, दैट इज योर वी आई कॉन्जुगेट। अगर आप लोगों ने वी आई कॉन्जुगेट लगाया तो आपको P मिलेगा, Q मिलेगा। सही है? अगर उनके साइन आपको क्या मिले, पॉजिटिव मिले, P यहां पे एक्टिव पावर है, Q आपका रिएक्टिव पावर है। अगर आपको पॉजिटिव साइन मिला, सही बात है नहीं है, तो आपने क्या बनाया है, लोड। किसके लिए बनाया ये, देखो ये लोड था या सोर्स था, देखो पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट एंटर कर रही है, मतलब ये क्या है, एक लोड है। तो लोड के लिए अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो उसको कंज्यूम कर रहा है, पावर को ले रहा है। सही बात है? और अगर मान लो उसके लिए आपको कैसा मिल जाए, नेगेटिव मिल जाए, तो मतलब वो दे रहा है, पावर को डिलीवर कर रहा है। सही बात है नहीं है? तो अगर पॉजिटिव मिला तो इसका मतलब वो पावर को कंज्यूम कर रहा है, पावर को ले रहा है। अगर नेगेटिव मिला तो मतलब वो पावर को दे रहा है, मतलब पावर को डिलीवर कर रहा है। क्लियर है? ओके, और चलो आगे। ये इस तरीके से अगर मान लो, अगर इसको देखोगे तो इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो ये आपको क्या दिख रहा है, सर क्लियरली दिख रहा है ये सोर्स है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल रही है। अगर इसके लिए पॉजिटिव मिल रहा है तो मतलब वो पावर को डिलीवर कर रहा है, दे रहा है पावर को, और अगर नेगेटिव मिल रहा है तो वो पावर को कंज्यूम करेगा, मतलब पावर को लेना शुरू कर देगा। सही बात है कि नहीं है? ओके, आगे चलो। दैट्स योर, यहां पे अगर ऐसा मिला, ऐसे कर रहा है या ऐसे कर रहा है, तो आपको लोड और सोर्स का बिहेवियर आपको पता लग जाएगा। देख लो, क्लियर है पूरा? देखो ध्यान से, तो अगर पॉजिटिव मिला तो देगा और नेगेटिव मिला तो पावर को कंज्यूम करेगा, क्योंकि सोर्स के लिए लगाया है। ओके।